वेलकम टू कॉमन माइंड। तो अब हम लोग साइकोलॉजी टेस्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है वो आता है जीटीओ के टेस्ट्स, है ना, जीटीओ के टास्क्स। ये हमारा जो डे एसएसबी में जो हम 5 दिन हमने रुके हैं बोर्ड पे, उसका ये दूसरा फेज, मतलब है ना, ये सेकंड फेज तो है ही, फेज 2 टेस्टिंग चली रही है। अब इस फेज 2 टेस्टिंग में हमारा जो नया पार्ट आता है वो आता है जीटीओ का। साइकोलॉजी आपकी एक बार हो गई, उसके बाद आपके जीटीओ के टास्क शुरू होते हैं। ठीक है, जीटीओ है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ठीक है, ये आपके जीटीओ एक ऑफिसर होते हैं जो आपको बेसिकली ग्राउंड की टेस्टिंग पे करते हैं। एक है ना, आपके पास 3 एक्सेसर होते हैं टोटल, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक इंटरव्यू होते हैं और एक जीटीओ होते हैं। तो इन तीनों में से जो जीटीओ ही एक ऐसे एक्सेसर हैं जो आपके साथ मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। इस बात को अच्छे से सुनिएगा, जीटीओ ही एक आपके ऐसे एक्सेसर होते हैं जो आपके साथ मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। आप उनके साथ मैक्सिमम टाइम टच में रहते हैं, उनकी निगाह में रहते हैं, है ना। और आपको जो ग्राउंड पे आप जितने वर्क कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी आप दिखा सकते हैं, वो जीटीओ देखता है। मैक्सिमम टाइम जो मैं बार बार यहाँ पे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जीटीओ के पास जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं या जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर हैं, वो उनके पास, उनके साथ आप जो है मैक्सिमम समय बिताते हैं आप अपनी एसएसबी का। एसएसबी टोटल 5 डेज की होती है, तो 2 डेज आपका जो है आपका जीटीओ के साथ जाता है। सो यू कैन इमेजिन दैट इंपॉर्टेंस ऑफ जीटीओ टास्क्स। ओके, एंड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड में रहता है। तो आपको अगर कहीं आपको लग रहा है कि मेरा साइकोलॉजी में थोड़ा सा बिट लोअर साइड पे रह गया है, तो आप उसको इंटरव्यू में इंटरव्यू या फिर जीटीओ में, मैक्सिमम जीटीओ में रखना, आप उसको जीटीओ में इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज जीटीओ एक ऐसा टास्क है जो पूरा का पूरा ग्राउंड पे होता है। थोड़ा सा डिस्कशन हॉल में भी होगा, लेकिन अधिकतर आपको ग्राउंड में ही रहना पड़ेगा और साथ में जो है सब करना होगा। ठीक है, अच्छा, जीटीओ टोटल 9 टास्क से बना होता है ना। टोटल यहाँ पे 9 टास्क होते हैं। अगली साइड में आपको बताया जाएगा। टोटल 9 टास्क होते हैं। तो ये टोटल 9 टास्क में से 6 टास्क जो होते हैं आपके फर्स्ट डे पे होते हैं। पहला डे 1 है ना, डे 1 ऑफ जीटीओ, और जो रिमेनिंग 3 टास्क होते हैं वो डे 2 मतलब अगले दिन होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 9 टास्क होते हैं और इनको आपको करना होता है। सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी फिजिकली फिट। ठीक है, तो रिकमेंडेशन यही रहेगी हमारी तरफ से, है ना। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप साइकोलॉजी का टेस्ट दे के आते हैं, तुरंत आप रात हो जाएगी, साइकोलॉजी का टेस्ट होता है एएफएसबी में स्पेशली, जो मेरे ख्याल से उसी दिन होता है जिस दिन स्क्रीनिंग होती है, तो उस समय तक रात हो जाती है। आप वहाँ से साइकोलॉजी का टेस्ट देने के बाद ऑलमोस्ट 7 to 8 ओ क्लॉक हो रहे होंगे नाइट में। जस्ट यू गो टू द मेस, हैव डिनर एंड जस्ट आप तुरंत वहाँ पे स्लीप कर लीजिए। ठीक है, या नहीं तो अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो आप लेक्चरेट, जो इसमें लेक्चरेट एक पार्ट होता है, उसमें आपको थोड़े से टॉपिक जो है रिवाइज कर लिया करिए। मेन जो करंट से जहाँ से ज़्यादा आ रहा है वो सब आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये सब होता है। अच्छा, तो ये टोटल 9 टास्क हैं। तो इनको करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको फिजिकली फिट रहना है, मेंटली फाइन रहना है, मेंटली एंड फिजिकली साउंड रहना है। तो इन सब के लिए आपको एक एडिक्वेट प्रॉपर स्लीप रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट्स वाई डू नॉट इग्नोर इट, टेक अ गुड स्लीप एंड बी रेडी फॉर द जीटीओ टास्क द नेक्स्ट डे। ओके, अब जीटीओ के लिए ड्रेस कोड क्या होता है भाई, वो भी देख लेते हैं। ड्रेस कोड मैंने आपको ऑलरेडी उस वाले एसएसबी जो कॉल अप लेटर है उस वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको 2 सेट्स ऑफ वाइट टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, ठीक है, एंड वाइट स्पोर्ट्स शूज, वाइट स्पोर्ट्स शूज एंड सॉक्स। ये है जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। ये किसके लिए, समर्स के लिए, समर सीजन के लिए। ठीक है, और शूज़ आप एक ऐसा लेना जिसमें ग्रिप हो, वरना एक्चुअली क्या होता है ना कि रेनी सीजन में थोड़ा सा जब पानी वानी लग जाता है तो फिसलन हो जाती है ना, फिसलन हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक ऐसा शूज़ लीजिएगा जिसमें ग्रिप अच्छी हो, जिसका सोल अच्छा हो। दूसरा, अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो एक ट्रैक सूट काम आ जाए फॉर विंटर्स। विंटर्स में आपके पास एक ट्रैक सूट
होना चाहिए, राइट। या अगर ज़्यादा ठंडी लगी तो आप एक स्वेटर ले सकते हो, स्वेटर प्रेफरेबली जो है वाइट कलर का होना चाहिए, जो कि आप जीटीओ ग्राउंड में पहन सकते हैं, राइट। ये सब आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया ड्रेस कोड। अच्छा, जैसे ही डे टू की जैसे शुरुआत होती है उसी समय आपको तुरंत सुबह सुबह है ना, 7 बजे से रिपोर्टिंग कर देनी है। आपको वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे, अच्छे से फॉलो करिएगा। एंड पहले डे टू की शुरुआत होने से सब अपना सब कुछ रेडी करके है ना, मॉर्निंग आवर्स में जितना सब रेडी हो जाइएगा, ब्रेकफास्ट अच्छे से कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट में खाइएगा जिससे कि आपको न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलती रहे। बिकॉज डे 1 में आपका जो जीटीओ का जो डे 1 होता है, पहले दिन आपको 6 टास्क करने होते हैं, सो यू नीड टू हैव एनर्जी। अच्छा, एक एडिक्वेट अमाउंट में ब्रेकफास्ट कीजिएगा। एंड 7 ओ क्लॉक पे, ठीक है, 7 ओ क्लॉक पे तुरंत वहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिएगा। आपके ग्रुप मेंबर्स है ना, आपके पहली बात तो आपको आपके पास एक बैच रहेगा, आपके बैच में कम से कम 10 से 12 लोग होंगे, सो दैट 10 to 12 पीपल मस्ट लाइन अप, और है ना, लाइन अप हो जाइएगा 7 ओ क्लॉक पे। एंड 7 ओ क्लॉक पे आपको वहाँ से जो ऑफिसर होंगे आपके मेस के इंचार्ज, वो आपको जीटीओ ग्राउंड तक ले जाएंगे। पहले तो आप जीटीओ ग्राउंड तक जाओगे नहीं, पहले आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। फ्रॉम देयर यू विल हैव सम डिस्कशंस। वहाँ पे जीटीओ आएंगे, आपको पहले एक लाइन से बैठाया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। आपको सबसे पहला जो टास्क होता है यहीं भी हम देख लेते हैं अगले स्लाइड में। तो टोटल 9 टास्क होते हैं हमारे जीटीओ टास्क, है ना। उनमें से 3 हमारे हॉल टास्क होते हैं, मतलब जो हॉल या फिर आप किसी रूम में बैठ के करोगे, और 6 हमारे ग्राउंड टास्क होते हैं। क्या क्या होते हैं? हॉल टास्क में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ये हमारा सबसे पहला टास्क होता है, दिस इज आवर टास्क 1, ग्रुप डिस्कशन। देन आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पे आते हो, फिर हाफ ग्रुप टास्क पे आते हो, है ना। उसके बाद आप आते हैं ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस पे, या स्नेक रेस, या GOR जो भी आप बोल दो। फिर आप लेक्चरेट पे आते हैं, फिर आप आते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे, फिर कमांड टास्क पे, एंड देन फिर फाइनल ग्रुप टास्क। सो ये टोटल 9 टास्क होते हैं। इनमें से जो 3 हमारे टास्क है ये हॉल टास्क, मतलब आप यहाँ पे हॉल में बैठ के करोगे, या फिर आप किसी इंटीरियर रूम में बैठ के करेंगे। एंड जो ग्राउंड, जो आपको जीटीओ ग्राउंड होता है, वहाँ पे जो आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो इतने सारे हैं। कौन कौन से? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, और हाफ ग्रुप टास्क HGT, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या स्नेक रेस, एंड फाइनल ग्रुप टास्क। ये सारे टास्क होते हैं, ठीक है। ये आपको ग्राउंड में करने होते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द जीटीओ, एंड यहाँ पे हॉल टास्क होते हैं। तो शुरुआत में जब 7 ओ क्लॉक पे जब आप सारे के सारे जितने भी बैचेस हैं वो सब असेंबल हो जाएंगे, तो वहाँ से सब एक एक करके, है ना, एक एक करके सब लाइन बनाते हुए जाएंगे, एंड दे विल असेंबल इन द ग्रुप डिस्कशन हॉल। जो सबसे पहला हमारा टास्क होता है वो ग्रुप डिस्कशन हॉल में होता है। एंड वहीं से आपका ये सारा जो है जीटीओ का कार्यक्रम शुरू होता है, ठीक है। यू विल एंटर अ रूम एंड यू विल जस्ट बी सीटेड लाइक दैट यू हैव सीटेड इन PPTT, है ना। वहाँ पे भी आपका डिस्कशन हुआ था, एंड यहाँ पे भी हुआ है। सो आपको एक राउंड सीट पे बैठाया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आगे बाद में बात करेंगे और क्या क्या इसमें करना है। सो ये हमारे टोटल 9 टास्क है, मैंने इसका ओवरव्यू आपको बताया। एंड आगे और भी चीज़ें हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, सो नाउ डे 1 ऑफ जीटीओ स्टार्ट्स। हमारा पहला जो जीटीओ का जो पहला दिन है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो 10 गियर ऑफ, है ना, गियर अप फॉर एडवेंचरस टास्क, ओके। सो बहुत सारे टास्क आएंगे, तो उसके लिए है ना, एक इसको आप एडवेंचर की तरह लो, इसको मतलब एज अ बर्डन या एज अ हेक्टिक टास्क मत लो, जस्ट टेक इट एज अ एडवेंचर एंड गिव 100% टू इट, ओके। सो गियर अप, ऑल द बेस्ट। नाउ सबसे पहला जो हमारा डे 1 की जो सबसे पहला है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया डे 1 ऑफ जीटीओ स्टार्ट्स, पहला हमारा दिन स्टार्ट हो गया। एंड द टास्क 1, सबसे पहला टास्क हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन का। नाउ पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या होता है। यू विल एंटर अ हॉल, और आपके पास हॉल में एक, है ना, आप ऐसे राउंड शेप में ऐसे बैठोगे, ऐसे, है ना, फ्रॉम ग्रुप सपोज चेस्ट नंबर 1 से लेकर चेस्ट नंबर 10 तक यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐसे। सो यू विल जस्ट यू विल बी सीटेड लाइक दिस अरेंजमेंट, है ना। आपको वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, यू जस्ट हैव टू कीप क्वाइट। एंड आफ्टर सम टाइम, जस्ट आफ्टर 15 to 20 minutes, the GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर विल कम हियर एंड यू हैव टू ग्रीट देम, ओके। आपको ग्रीट करना है उन्हें, ये सब आपको वो तो पता ही है, हो जाएगा, ठीक है। फिर जो वहाँ से आपकी जीटीओ अपना इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा आपसे फ्रेंडली वे में बात करेंगे, एंड आपसे कुछ सजेशन पूछेंगे, कुछ मतलब क्वेश्चन टाइप, ऐसा थोड़ा सा इनफॉर्मल रहेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर 10 minutes जो हमारा फॉर्मल है वो सब स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। अब देखो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ये आपको यहाँ पे बैठेंगे, आप यहाँ पे बैठोगे और जीटीओ यहाँ पे आपको सामने ब्रीफ करेगा, एंड देन आफ्टर ब्रीफिंग ही विल गो बैक हेयर,
ये यहाँ पे आपके पीछे हो जाएंगे, है ना। सो यू विल सी हिम वेयरिंग अ ब्लैक स्पेक्स, ब्लैक स्पेक्टिकल्स वो पहने रहेंगे एंड उनके हाथ में एक फाइल होगी। वो उसी फाइल में जो आपके असेसमेंट होंगे वो सब के सब लिखे जाएंगे। सो आपको ये सब वरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस करिए। दिस जीटीओ विल लुक विथ ईच एंड एवरी किड फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से देखेंगे और आपको करना अब क्या कर रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रहेगी उनकी, आप कैसे अपने पॉइंट्स को दे रहे हैं, आप कैसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, आप क्या नए नए आइडियाज़ और टेक्निक्स ला रहे हैं, आपके पास क्या अच्छे सजेशंस हैं। तो ये जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं ग्रुप डिस्कशन में आते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन टोटल हमारा 2 पार्ट में होता है। पहला एक तो आपके पास इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, ठीक है, आपके पास एक इंडिपेंडेंट चॉइस होती है एंड आपके दूसरे में आपके पास डिपेंडेंट चॉइस होती है कि आपको जीटीओ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जीटीओ डिपेंडेंट चॉइस 2 तरह के हमारे पास होते हैं। इंडिपेंडेंट चॉइस में क्या होता है कि आपको जो जीटीओ है, जीटीओ आपको टोटल 3 टॉपिक्स देंगे, है ना, 1 2 3 टोटल 3 टॉपिक्स आपके पास रहेंगे एंड उन 3 टॉपिक्स में से आपको जो बेस्ट लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, आपको पहले है ना, आप सभी ग्रुप मेंबर्स आपस में डिस्कस करेंगे कि हम किस टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट किस पे भी कर सकते हैं। तो जीटीओ आपके पास एक पहले है ना, ये आपका पहला होता है, पहला पार्ट, और ये आपका दूसरा पार्ट होता है, राइट। तो पहला पार्ट होता है इंडिपेंडेंट चॉइस, मतलब आप स्वतंत्र हैं, मतलब आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी जीटीओ द्वारा एंड यू आर इंडिपेंडेंट टू and you group members from chess number 1 to chess number 10, you are all independent to come on a common consensus and give your choice, मतलब हम किस चॉइस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सपोज आपको पहला मिला इंडो चाइना रिलेशनशिप, दूसरा मिला आपको सपोज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, तीसरा आपको मिला मेक इन इंडिया। तो ये जैसे मान लो ये 3 आपके पास मिले हुए हैं, है ना, इस 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। सो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, यू ऑल 10 ग्रुप मेंबर्स विल डिस्कस अमंग योरसेल्फ फॉर नियरली 2 or 3 minutes and then you will come on a common consensus that yes, we will discuss on this topic. Once you have finalized the topic between the group members, then you will tell the GTO that yes sir, we have come on a conclusion that we will discuss on this choice, on this topic, okay। जिस भी टॉपिक पे सपोज आपने मेक इन इंडिया पे टॉपिक इसको डिस्कस करना शुरू किया, तो आपको जीटीओ को बताना है कि हाँ सर मेक इन इंडिया पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड व्हेन जीटीओ विल कंफर्म दैट ओके दिस इज टॉपिक नंबर 3 दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस, नाउ स्टार्ट। सो जैसे वो स्टार्ट बोलेंगे तुरंत आपको डिस्कशन में पार्ट ले लेना है। जैसे आपको पता है ये पीपीटीटी में जैसे होता था, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अब ग्रुप डिस्कशन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपकी वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, ग्रुप में रेजोनेट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, जैसे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन में हर एक इंडिविजुअल अपना अलग अलग एक पॉइंट रखेगा, आप भी अपना पॉइंट रखेंगे, कोई आपके सामने जो बैठे हुए हैं, जो सामने कैंडिडेट बैठा है वो दूसरा पॉइंट रखेगा, आपके बगल वाला कोई दूसरा रखेगा। सो सबके अपने अलग व्यूज़ होंगे, कुछ कॉमन भी होंगे। तो आपको ना यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नए नए आइडियाज़ देने हैं कि जैसे कोई स्कीम है, कैसे उसने बेनिफिट किया। जैसे यहाँ पे मेक इन इंडिया ले लेते हैं सपोज, तो मेक इन इंडिया क्या है, पहले आप उसको बताओ क्या है, कब लॉन्च हुआ, फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसका क्या क्या, इससे कैसे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और वगैरह वगैरह। ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं इन सबको आप अच्छे से यहाँ पे इलेबोरेट करिए, अपने पॉइंट्स को ट्राई टू कन्वे टू द ग्रुप, है ना। एक हेल्दी डिस्कशन के लिए आपको पहली बात तो दूसरों की बातें सुननी भी है, प्लस अपने पॉइंट्स भी रखने हैं, है ना। आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं सबसे, जब डिस्कशन चल रही है आप ये मत देखो कि जीटीओ क्या सोच रहा है। जीटीओ वहाँ पे आपको जीटीओ को नहीं देखना, आपको अपने ग्रुप मेंबर्स पे पूरा फोकस करना है एंड यू हैव टू डिस्कस विद देम। डोंट थिंक दैट व्हाट इज दिस इज फिश मार्केट वॉर, जस्ट यू जंप इन दैट डिस्कशन एंड मेक योर पॉइंट्स करेक्टली, लाउडली एंड ऑडिबल होना चाहिए। जीटीओ यहाँ पे पीछे बैठे रहते हैं, वो आपको एक्सेस करते रहते हैं, दे हैव अ बिग फोल्डर विद देम, वहाँ पे सारा आपका रिकॉर्ड रहता है एंड दे डू ऑल दैट थिंग, ओके। वो आपका मैटर नहीं है, आपका मैटर है आपको यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन पार्ट लेना है, बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट्स देने हैं, अच्छे पॉइंट्स देने हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर आप इसके लिए कोई अगर आपको बुक
क्लासिकल जैसे और दूसरी होती है ना गाइड, गाइड करके जो बुक्स आती है उसमें कुछ जो करंट टॉपिक्स आते हैं करंट लेवल के, करंट अफेयर्स से, और कुछ ज़रूरी टॉपिक्स, और कुछ जैसे कंट्री इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स, जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स हैं, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो भी ये सब है। तो ये कुछ मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं। या फिर टेक की फील्ड्स में भी आ सकते हैं, क्या क्या नए जैसे अभी जो चंद्रयान हमारा गया मून पे, उसके बारे में कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जितने भी हुए हैं उन सब के बारे में सब कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं। तो उन 3 टॉपिक्स में से होंगे, तो उन 3 में से किसी एक को आपको उठा के डिस्कस करना है। ओके, आफ्टर अबाउट 10 to 15 मिनट्स वह कभी ऐसा होगा कि GTO आपको पहले ही बोल दे कि 5 मिनट में ही हो गया, या फिर कभी कभी 10 मिनट भी लग सकते हैं। सो GTO विल से दैट ओके, आपको 10 मिनट बाद जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे GTO बोलेगा आपसे, आपके ग्रुप मेंबर से कि ओके सो दिस वाज अ फाइन डिस्कशन, अ हेल्दी डिस्कशन, गुड डिस्कशन। नाउ अब आता है यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है? GTO डिपेंडेंट चॉइस होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको GTO अपनी तरफ से एक टॉपिक देंगे एंड यू हैव टू डिस्कस विद देम, मतलब विद देम मतलब विद द ग्रुप मेंबर्स, नॉट विद द GTO। तो वहाँ पे GTO आपसे बोलेंगे कि नाउ कैंडिडेट्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक एंड यू हैव टू डिस्कस ऑन दैट। तो जो भी आपको टॉपिक मिलता है सेम ऑन द सेम लाइन जैसे आपने इसमें किया था वैसे आप इसमें भी करोगे। बस वही डिफरेंस बस इतना ही है कि आप यहाँ पे खुद एक चॉइस करते हो इन 3 चॉइसेस में से, और यहाँ पे जो होती है वो GTO डिपेंडेंट होती है कि हाँ मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ आपको और आपको उसी टॉपिक पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे ही डिस्कस है ना, तो डिस्कस को यहाँ पे बोलेंगे GTO कि आप 2 मिनट ले सकते हैं अपने कुछ पॉइंट्स को सोचने के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करिए। ठीक है ना, ये आपका राउंड 1 का डिस्कशन होता है जो कि आपके खुद पे डिपेंड होता है, और राउंड 2 पे होता है जो कि GTO डिपेंडेंट होता है कि GTO आपको क्या देगा वो उसके हिसाब से होगा। ओके, सो डिस्कशंस करनी है, अच्छे से अपने पॉइंट्स को एलैबोरेट करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रिटिकल एनालिसिस और थिंकिंग करके अपने वैलिड पॉइंट्स दीजिए। अगर आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे तो ग्रुप मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप दूसरे ग्रुप मेंबर को सपोर्ट कर दो, लेकिन अपने पॉइंट्स को बताने के बाद, एक बार आपने अपने पॉइंट्स बता दिए उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा आपसे अच्छा बोल रहा है, फिर आपसे अच्छे पॉइंट्स दे रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कर दो, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। ये एक्चुअली होता क्या है अब इसको समझिए। जिस हॉल में आपने ग्रुप डिस्कशन की थी आप उसी हॉल में बैठे रहोगे, है ना, आपके पास कुछ ऐसा है, ये ऐसा लेआउट होता है ऐसे, और आपके सामने एक मॉडल होता है, मॉडल जिसपे एक कवर, ठीक है, एक मॉडल बेस्ड एक आपका होता है, नॉन वर्किंग मॉडल होता है, एंड उस पर कवर होता है। तो जब देखो जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो तब भी वो मॉडल रहता है, और अभी आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करोगे तब भी यही मॉडल रहेगा। ठीक है, ये मॉडल आपसे ढका रहता है। एक बार जब ग्रुप डिस्कशन हो जाता है विद बोथ द फेजेस, है ना, एक आपका ये पार्ट 1 और पार्ट 2, जब दोनों आपके डिस्कशंस हो जाते हैं, राउंड 2 डिस्कशन जब दोनों हो जाते हैं, देन आपका जो दूसरा टास्क होता है वो होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये होता है, आपने जैसे आपको एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, आप जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर के नीचे एक पीस ऑफ शीट रखी रहेगी, है ना, उस शीट में मतलब एक तरह से आपका ब्लैंक शीट रहेगी, ब्लैंक शीट के साथ साथ आपके पास एक पेन रहेगा, और है ना एक जो एग्जाम पैड आता है, जिसमें एग्जाम पैड हम बोलते हैं उसको, एग्जाम पैड में रहेगा जैसे रहता है, उसमें बस एक शीट होगी और एक पेन होगा, वही दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो आपकी चेयर के नीचे रखी होगी, और वो तभी इस्तेमाल में आप करोगे जब आपसे GTO बोलेंगे, है ना, ग्रुप लर्निंग एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एक नॉन वर्किंग मॉडल होता है, आपके सामने रखा रहेगा एक नॉन वर्किंग मॉडल। ठीक है, या वर्किंग भी हो सकता है लेकिन अधिकतर नॉन वर्किंग ही होता है। अब मॉडल में आपको कैसे, देखिए इसको कैसे देखते हैं, एक जैसे ये आपके पास है ना, ये आपके पास एक ऐसे मॉडल रेक्टेंगुलर प्लेट में या फिर ऐसे कुछ में मॉडल होता है आपका। इस मॉडल में जैसे किसी एक विलेज का सीन दे दिया, जैसे कभी कभी होता है ना मैप वाला सीन आता है। सपोज मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये इस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए सपोज यहाँ पे आपको एक रोड दिखा रहा है ऐसे, है ना, एक रोड ऐसे जा रही है,
यहाँ से एक रोड होते हुए जा रही है ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रिवर बह रही है, सपोज ऐसे एक रिवर ऐसे जा रही है ना, यहाँ पे रिवर है, एंड यहाँ पे एक रोड ऐसे ऐसे गई है कहीं। फिर यहाँ पे कोई विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट्स बने हुए हैं, घर हैं, घर टाइप का विलेज है। और यहाँ पे कोई सपोज स्पोर्ट्स, मतलब मान लिया कि कोई फर्स्ट एड सेंटर है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ माउंटेन्स टाइप ऐसे मिलेंगे, मतलब एक आपको टिपिकल मैप रहेगा कुछ, है ना, ऐसे कुछ रफ़ी टाइप रहेगा। फिर यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ से आपको फिर डॉटेड लाइंस आ जाएंगी, है ना। डॉटेड लाइंस और कॉन्टिन्यूस लाइंस का आप सभी को मतलब पता है, मोटरेबल रोड, नॉन मोटरेबल रोड, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, स्केल आपको शायद वहाँ पे जीटीओ या तो इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपको स्केल थोड़ा सा अपने समझदारी के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई ऐसे रोड चली गई, यहाँ पे किसी का घर बना हुआ है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है सिटी का या किसका भी, यहाँ पे पुलिस स्टेशन बना हुआ है ना, यहाँ पे और दूसरा कोई विलेज है, मतलब एक आपको टिपिकल एक मैप दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ भी है तो ऐसा कुछ आपको मैप देगा, यही मॉडल में होगा, है ना, मॉडल में ये होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर टाइप, मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस एंड दिस स्कूल, है ना। मेरी बात को भी ध्यान से सुनिएगा कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको आपके अंदर क्या देखा जाता है, आपके अंदर ये देखा जाता है कि आपको एक साथ, आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक साथ मोर देन 4 प्रॉब्लम्स दे दी गई हैं। ओके, यू हैव बीन गिवन मोर देन 4 प्रॉब्लम्स एंड आपको साइमल्टेनियसली उसको सॉल्व करना है, राइट, बिफोर अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम, है ना। यहाँ पे बहुत चीज़ें यहाँ पे आपके साथ देखी जा रही हैं। पहली बात तो आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, है ना, आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी। ओके, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि टाइम नाउ, टाइम इज 3 PM और आपको कुछ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, मैक्सिमम 4 प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं और आपको जो है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स निपटा के, है ना। पहले आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो स्कूल एंड यू आर गोइंग टू प्ले इंटर स्कूल मैच which is in a school which is next to your district, मतलब which is adjacent to your district। आप जा रहे हैं, when you are going you फिर आपको 4 प्रॉब्लम दे देगा। सपोज ऐसे आपको बोलेगा कि you found that a motorcycle has been got with an accident and at that time योर फ्रेंड इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इलनेस, हिज फीवर इज गोइंग अप, मतलब कुछ कुछ ऐसे आपको 4 प्रॉब्लम्स एक साथ दे देगा और बोलेगा टाइम नाउ इज 3 PM एंड यू हैव टू रीच योर डेस्टिनेशन, या फिर जो स्कूल है यू हैव टू रीच योर डेस्टिनेशन बाई सपोज 10 PM, मतलब स्पोर्ट्स अगले डे है तो आपको उस स्कूल में रिपोर्ट करना है बाय 10 PM और टाइम अभी 3 PM हो रहा है। सो आप बताओ कि आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो जिससे कि ये चारों की चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स ना प्रायोरिटी वाइज होती हैं, प्रायोरिटी वाइज प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम एकदम घातक है, एकदम मतलब बिल्कुल सीरियस प्रॉब्लम है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, प्रायोरिटी 1। फिर 2-3 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो थोड़ी सी माइनर होती हैं, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 एकदम जो, और एक प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेगी जो चुटकियों में हो जाएगी, बिल्कुल, है ना, तो उसको लास्ट प्रायोरिटी देनी है। मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ऐसे, मतलब आप ऐसे लिखोगे नहीं, ऐसे लिखना मत प्रायोरिटी क्या है, आपको ऐसे लिखना सिंस दिस प्रॉब्लम इज हैविंग अ ग्रेट कंसर्न एंड इज अफेक्टिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, देयरफॉर वी विल फर्स्ट डू दिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 4 प्रॉब्लम होगी, उसमें जो सबसे आपके हिसाब से जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम होती है उसमें आपको अपने
आपको अपना सॉल्यूशन देना, शोकेस करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है? ठीक है ना? प्रायोरिटी 1 में आपका हो गया, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। ये आपको जो आंसर शीट मिलेगी वहां पे, उस आंसर शीट में आपको ये सब लिखना पड़ेगा। साथ में साथ यहाँ पे कुछ, जैसे अगर आप इस मैप को देख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर है, फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, कुछ ऐसे ऐसे रिसोर्सेज है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? कुछ हिडन रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ये आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ये पुलिस स्टेशन हो गया, ये हेडक्वार्टर हो गया, फिर ये रिवर हो गया। रिवर भी कुछ हमारे काम आ सकती है अगर बोट वोट हो तो। यहाँ पे सपोज मान लो फेरी लगी हुई है, फेरी है ना, जेती जिसको कहते हैं, फेरी बोट्स, तो यहाँ बोट्स हमारे काम आ सकती हैं। फर्स्ट एड सेंटर हो गया, फिर विलेज में हमारे लिए हमारे विलेज के पीपल काम आ सकते हैं। रोड, माउंटेन्स में जो शेफर्ड्स रहते हैं या फिर वो सब जो है वो सब भी हमारे काम आ सकते हैं। सो देयर आर अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड नहीं, देयर आर सम हिडन रिसोर्सेज विच यू हैव टू मेक यूज ऑफ, एंड बाय यूजिंग देम यू कैन एफिशिएंटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना? इसमें आपकी ये देखी जाती है कि आप कितने रिसोर्सफुल हैं, आप कितने अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? जो मेन इसका है वो यही है कि आप कितने, आपके सोचने का तरीका क्या है और आप किस प्रॉब्लम को कहाँ से शुरुआत करके चारों की चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद इन अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जैसे टाइम इज 3 PM, यू हैव टू रीच योर डेस्टिनेशन बाय 10 PM, तो बीच में जो 7 घंटे हैं, इन 7 या 6 घंटे के अंदर आपको इसको सॉल्व करना है, राइट? यहाँ पे आपको स्केल दे देगा, सपोज जैसे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 किलोमीटर, ऐसे कुछ आपको स्केल दिया रहेगा एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे स्केल है ना, यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो स्केल, टाइम लिमिट एंड रिसोर्सेस, टाइम लिमिट, रिसोर्सेस एंड प्रॉब्लम, है ना? ये 4 चीजें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट प्रॉब्लम, ये 4 चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। स्केल, टाइम लिमिट, रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपके यहाँ पे स्किल्स को देखा जाएगा, आपके पास क्या क्या नए नए आइडियाज़ हैं जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो जो आइडियाज़ आते रहते हैं रिसोर्सेज के साथ, चाहे वो हिडन हो चाहे वो सामने दिखाई दे रहे हो, इस्तेमाल करिए और आपको अपनी आंसर शीट में लिख दीजिए। यू विल बी गिवन आई थिंक सो शायद 5 या 6 मिनट मिलते हैं टू राइट डाउन योर पॉइंट्स इन दैट शीट, है ना? एंड देन वहाँ पे क्या होता है आपका, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल नरेशन होता है कि आपको अपने पॉइंट्स जो हैं लोगों तक बताने हैं, है ना? जैसे ग्रुप चेस्ट नंबर 1 यहाँ से शुरू करेगा बोलना, वन अपना सोल्यूशन बताएगा कि मैंने यहाँ पे कैसे इसको क्या क्या देखा, क्या क्या मैंने किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी, मैंने फिर कैसे सॉल्व किया, रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया, टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए हर एक टास्क को कितना टाइम अलॉट किया, तो ये सारी चीज़ें वो बोलेगा। फिर वैसे करते करते चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3 से लेकर पूरे चेस्ट नंबर 10 तक इसको बोलेंगे। फिर उसके बाद डिस्कशन चालू होता है। डिस्कशन कैसे होता है? डिस्कशन में भी हम जो है कॉमन कंसेंसस पे आते हैं, है ना? हर एक इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर जो है यहाँ पे पॉइंट्स का है ना, कभी कभी बहुत लोग सोच जाते हैं एक जैसा, तो उनके पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपके ज़्यादातर ग्रुप मेंबर्स के पॉइंट्स एक दूसरे से ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा ये वाली जो जीपी होती है मतलब आसान होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे आपके नॉर्मली पॉइंट्स बन जाते हैं अच्छे खासे। यू विल मतलब आप अगर थोड़ा सा भी स्किल्स का अगर देखोगे तो यहाँ पे अच्छी स्किल्स लग रही है एंड आप ये अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है? वंस आपका डिस्कशन हो जाएगा एक बार, तो उस डिस्कशन में आपको वही होता ना, एक कॉमन आते हैं, हम कॉमन डिस्कशन पे आते हैं। तो उनमें से जिस भी ग्रुप मेंबर को आप नॉमिनेट करोगे, या तो आप खुद नॉमिनेट होगे या तो आप किसी दूसरे को नॉमिनेट करोगे। अगर कोई दूसरा नॉमिनेट होता है ग्रुप मेंबर्स में तो उसको जीटीओ बोलते हैं कि नाउ गो एंड, है ना, वो यहाँ पे सामने आके खड़े होते हैं। जैसे आपके पास ये आपकी ऐसी सीट होती है, यहाँ पे मॉडल होता है, फिर यहाँ पे जो है वो कोई भी एक कैंडिडेट जिसको आपने नॉमिनेट किया है बोलने के लिए कॉमन नरेशन, वो यहाँ पे आके ऐसे खड़े होगा और यहाँ पे जो जीटीओ को फेस करते हुए सारी की सारी डिटेल्स वो बोलेगा 1 मिनट के अंदर, है ना? 1 मिनट के अंदर वो सारी के सारे पॉइंट्स वो बोल देगा जो कि हमने डिस्कस किए हैं, एंड देन दिस एक्सरसाइज इज ओवर। तो कुछ ये ऐसा यहाँ पे होता है, ठीक है? जीटीओ फिर से वो ये ब्लैक स्पेक्स लगाते हैं एंड देन ही विल राइट द रिपोर्ट इन हिज फाइल, ठीक है? अच्छा, ये आपका हो गया ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है? ये आपका जीपी हो गया। अब जीपी से हम चलते हैं ग्राउंड पे। ये तो आपके हो गए हॉल टास्क, क्या क्या हो गया? ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब यहाँ से क्या होता है? अब यहाँ से आपको
ग्राउंड में, GTO ग्राउंड में ले जाया जाता है। आपके GTO आपके साथ रहेंगे, यू विल वॉक इन लाइन विथ योर रिस्पेक्टिव चेस्ट नंबर्स, है ना। यहाँ से जो आपका नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब यहाँ से जितने भी टास्क आएंगे लेक्चरेट से पहले तक, वो सारे के सारे ग्राउंड में होंगे, ठीक है। टास्क नंबर 3, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो GTO ग्राउंड कुछ ऐसा होता है, इसका सिनेरियो देखो, है ना। GTO ग्राउंड आपका कुछ ऐसा होगा, कहीं कहीं होता है। इसको 4 खंडों में बांटा जाता है, राइट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे होता होगा, थोड़ा और बड़ा होता होगा बिकॉज वहाँ पे और भी टास्क होते होंगे। तो यहाँ पे आपका, है ना, तो एक बार में 4 बैचेस आ सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्रुप 1, फिर आपका बैच 1, यहाँ पे बैच 2, बैच 3, बैच 4, एक बार में 4 बैचेस आ सकते हैं। एंड GTO कैन टेक दोज बैचेस, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ से एंट्री होगी एंड देन यू विल बी डूइंग दीज ऑल टास्क्स, ओके। अब आते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पे। आपके ग्रुप में सपोज मैंने एज्यूम किया कि टोटल 10 स्टूडेंट्स इन वन बैच, है ना। एक बैच में टोटल 10 स्टूडेंट्स होते हैं इन वन बैच, या फिर इन वन ग्रुप कह दो। एक ग्रुप में टोटल 10 स्टूडेंट होते हैं, राइट। अब उस ग्रुप में 10 स्टूडेंट हैं, तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का मतलब समझो। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, तो जो आपका ग्रुप है और उस ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे टास्क एक साथ करेंगे। अब देखो PGT होता क्या है। इस ग्राउंड में, सपोज मैं इस वाले सेक्शन को लेता हूँ, इस ग्राउंड में किसी एक कोने में, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पे आपका PGT होता है, ठीक है। PGT जो है आपका यहाँ पे कहीं होता है। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होता है। सपोज देखो, ये आपका PGT का कुछ लेबल होता है ऐसे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं, और हर एक ऑब्स्टिकल के लिए आपके पास एक एंडिंग लाइन और एक फिनिशिंग लाइन होती है, राइट। देखो कैसे, ये आपकी टास्क 1 की, या फिर आप कह दो ऑब्स्टिकल 1 की एंट्री लाइन है, और ये है एग्जिट लाइन, राइट। उसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है टास्क 2, और यहाँ पे टास्क 2 एंड होता है। फिर यहाँ से आपका टास्क 3 शुरू होता है, यहाँ पे वो ख़त्म होता है। फिर यहाँ पे आपका टास्क 4 शुरू होता है एंड देन इट गेट्स ओवर। तो हर एक टास्क की अपनी एक स्टार्टिंग लाइन और एक फिनिशिंग लाइन होती है, राइट। ये आपका ऑब्स्टिकल 1 होता है। एक मिनट। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर ही 4 टास्क होते हैं। ये आपका टास्क 1 होता है, ये आपका टास्क 2 होता है, ये आपका टास्क 3 होता है, और ये आपका टास्क 4 होता है, राइट। ये 4 टास्क होते हैं। और GTO आपके सामने, पहले तो GTO आपको ग्राउंड में ले जाएगा, ही विल ब्रीफ ऑल दीज थिंग्स, एंड देन आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क शुरू होता है, राइट। यहाँ पे आपको टास्क 1 की जो स्टार्टिंग लाइन है, ये वाली है ना, ये स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ पे आपको पहले बाहर खड़ा किया जाएगा। देन GTO आप में से 2 या 3 लोगों को बोलेगा कि आप 4 चीज़ें लाओ। कहाँ से? एक स्टोर रूम से। स्टोर रूम यहीं पे कहीं आपका होता है। एंड देन द GTO विल से दैट यू हैव टू ब्रिंग 4 थिंग्स। एंड व्हाट आर दोज 4 थिंग्स? दोज 4 थिंग्स आर फट्टा, विच इज प्लैंक, है ना, प्लैंक, एंड बल्ली, रोप, एंड बकेट या फिर लोड, कुछ भी ऐसा रहेगा आपके पास, ठीक है ना। फट्टा भी 2-3 प्रकार के होते हैं। जो एक बड़ा सा होता है ना, रेक्टेंगुलर साइज प्लैंक जिसको कहते हैं, फट्टा, बल्ली, रोप एंड बकेट, जो कि लोड की तरह काम करेगा। तो जो 10 लोग होते हैं ना, 10 लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप खड़े रहोगे। एंड GTO आपसे इधर की तरफ फेस करने के लिए बोलेगा। GTO यहाँ पे GTO यहाँ पे होते हैं, एंड GTO विल tell you to face towards them and not to the task, right? And he will give you all the sets of important instructions. 10 to 15 मिनट्स में आपको डिस्कशन में निकालेंगे। जो मेजर पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको, अगर आप टास्क 1 पे हो तो आपको सिर्फ टास्क 1 पे कंसंट्रेट करना। यू डू नॉट हैव टू लुक इनटू टास्क टू टास्क। जो टास्क आप कर रहे हैं उसी टास्क पे आप रहेंगे, उसी टास्क पे आप कंसंट्रेट करेंगे। दूसरा, आपसे ग्रुप GTO ये कहेंगे कि अगर आपने सपोज ग्रुप के 7 मेंबर फिनिशिंग लाइन को पार कर गए, मतलब यहाँ पे आ गए, राइट।
लेकिन अभी भी 3 मेंबर बचे हुए हैं, तो जब तक वो 3 मेंबर आ नहीं जाते तब तक आप दूसरे टास्क की तरफ देखेंगे नहीं। आपको अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स का इंतजार करना होगा, जब तक कि वो ये वाली फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर लेते तब तक वो अगले टास्क में नहीं जाएंगे, वो अगले टास्क की तरफ घूमेंगे भी नहीं। दे कैन असेस दीज 3, है ना, जो यहाँ पे रह गए उनको असेस कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। अब देखो इन टास्क में होता क्या है, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। ये जो मैंने आपसे बोला ये आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, दीज ऑल आर रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज का आप ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो टास्क बने, ऑब्स्टिकल्स कुछ बने होंगे, है ना, आपको मतलब आप वहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे जैसे स्विंग टाइप के होते हैं, वैसे कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ बने होते हैं। और ये रूल होता है कि ये जो टास्क 1 की ये जो स्टार्टिंग लाइन है और ये जो फिनिशिंग लाइन है, इसमें इनके बीच में जो ये वाला ग्राउंड है ना, ये वाला ग्राउंड, ये आपका आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है। तो वहाँ पे आपको जीटीओ सब बोलेगा, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर एक बार भी आपका पैर पड़ गया ना, अगर इन दोनों लाइंस के बीच के ग्राउंड में अगर आपका एक बार भी पैर पड़ गया, पैर आपका पड़ गया, सो यू विल बी, है ना, आपको फिर से जीटीओ आपको फिर से बोलेगा, जीटीओ आपको बोलेगा नहीं। अब जीटीओ यहाँ पे क्या देखता है, अगर आपने गलती से पैर रखा होगा तो आपको यहाँ से वापस आना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। जीटीओ आपको ये नहीं बोलेगा, भले ही जीटीओ की नज़र बहुत तेज होती है, अगर आपका पैर गलती से भी यहाँ पे कहीं टच हो गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड एरिया में टच हो गया, और अगर आप फिर भी टास्क को कंप्लीट करने पे तुले हुए हैं, मतलब आप कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जो है अपनी गलती को छुपा रहे हैं, एंड उसी गलती को छुपाना एक बहुत भारी पड़ जाता है, जीटीओ की नज़र में वो आ जाता है। जीटीओ आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन वो आपसे टास्क कहलवाएगा, वो आपका नंबर काट देगा, उसके पास जो फाइल होती है, राइट। सो अगर आपका गलती से भी पैर टच हो गया तो जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड टेल द जीटीओ, एंड वापस आप स्टार्टिंग लाइन पे आ जाओ, फिर से टास्क को पूरा करो, ठीक है ना। कुछ आउट ऑफ बाउंड्स एरिया होते हैं तो ये सब करना होता है। तो पहला, इनमें से कोई भी कैंडिडेट जो पहले कोई जा सकता है, पहले जो है वो बिना अपना पैर ग्राउंड पे रखे हुए, बिना कोई भी चीज़ को टच किए हुए है, वहाँ से टच आप कर सकते हो ऑब्स्टिकल्स को, लेकिन ग्राउंड पे अपना पैर मत टच करना। कुछ एरियाज रेड पेंटेड होते हैं, कुछ येलो पेंटेड होते हैं, कहीं कहीं वाइट होता है, राइट। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रेड एरिया मतलब वो ऐसा कुछ एरिया जहाँ पे आप या आपका ऑब्स्टिकल, है ना, इस बकेट या लोड को आपको अपने साथ लेके जाना होता है, एंड यू हैव टू इस लाइन को क्रॉस करना होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रेड एरिया होता है, रेड एरिया में आप या आपका बकेट लोड आप रख नहीं सकते। येलो एरिया पे क्या होता है, येलो एरिया पे आप नहीं चढ़ सकते, लेकिन आपका बकेट या लोड, मतलब आप तो ऐसे कुछ होता है, या तो येलो एरिया पे आप नहीं चढ़ सकते, आपका बकेट या लोड लेकिन रह सकता है, और वाइट एरिया फ्री जोन है, आप उस पर चढ़ सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ग्राउंड पे आपका पैर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं, वहाँ पे जीटीओ अच्छे से इंट्रोड्यूस करेगा, अच्छे से देखेगा। कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है या फिर आपने कोई रूल ब्रेक किया है, ठीक है, कोई भी आपने रूल ऐसा ब्रेक किया है, सो जस्ट जीटीओ को बता दो अच्छे से, है ना। इससे आपकी ट्रुथनेस, आपके अंदर जो ट्रुथ है, जो डेयर आप कर सकते हैं, वो आपके अंदर शो होता है, वो भी एक क्वालिटी होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो देन टेल द जीटीओ एंड डू दैट टास्क अगेन, ठीक है। रूल्स आपको पता ही है, आउट ऑफ बाउंड रूल हो गया, ठीक है, एंड फिर आपका बकेट जो है उसको पार करवाना है। तीसरा ग्रुप रूल मैंने आपको बता ही दिया कि जब तक सारे के सारे मेंबर्स इस फिनिशिंग लाइन पे नहीं आ जाते तब तक हमारा कोई भी ग्रुप मेंबर आगे वाले टास्क को देखेगा नहीं। एक और रूल होता है, क्या रूल एक और होता है कि आप 3 मीटर से ज़्यादा की छलांग नहीं लगा सकते। अगर 3 मीटर से कम डिस्टेंस है तब आप जंप कर सकते हो, राइट। 3 मीटर से अगर कम की डिस्टेंस है तो आप वहाँ पे जंप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन यदि 3 मीटर से ज़्यादा जंप है, 3 मीटर से ज़्यादा की कोई डिस्टेंस है, तो वहाँ पे आप जंप ना करके वहाँ पे आप प्लैंक या फट्टे का सहारा लोगे। प्लैंक या फिर फट्टा जो है आप उसका सहारा लोगे, और बल्ली अल्ली से जिस भी तरह से आप आगे जा सके, बस आप टास्क को एक तरह से प्रोसीड कर सकें आगे जाके, तो आपको बस इन्हीं 3 चीज़ों से, एक फट्टा से, एक बल्ली से, एक रोप से, इससे बस पास करना है। जो बकेट लोड होता है वो बस आपको क्या करना है, आपको बकेट लेके, अगर जैसे ही पहला आदमी यहाँ पहुंचा फिनिशिंग लाइन पे, आपको क्या करना है, बस बकेट उसको पहुंचा, बस बकेट उसको ट्रांसफर कर देना है, जिससे कि लोड आपका यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब देखो एक और रूल होता है, क्या, ये जो रस्सी होती है ना, ये किसी भी 2 रिजिड ऑब्जेक्ट्स को टाई नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखना। 2 रिजिड मतलब एकदम हट्टे कट्टे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है आपके पास, एक तो फट्टा और बल्ली है, तो आप इन दोनों को एक साथ टाई नहीं कर सकते। आप जो है इन दोनों को एक साथ टाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप टाई करोगे तो आप उस रूल को ब्रेक कर रहे हो,
ठीक है ना। तो इन्हीं फट्टा और बल्ली से, इन्हीं दोनों के सहारे से हर एक ग्रुप मेंबर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना चाहेगा। अच्छे अच्छे आइडियाज़, अब इसमें ये होता है कि आपकी यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी शो होती हैं, लीडरशिप कि कौन सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले जो आता है उसके पास जितने जल्दी जल्दी आइडियाज़ आते रहेंगे उतनी जल्दी वो करता जाएगा। ओके, यहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी शोकेस होती है। यहाँ पे आपका हेल्पिंग नेचर शोकेस होता है ना। सपोज है ना, आपको लीड लेनी है जिससे कि आप आगे जा सकें और दूसरों को हेल्प कर सकें। पहली बात तो आपको रास्ता बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स, आपको एक रास्ता बनाना है। उसके बाद आपको हर एक अपने ग्रुप मेंबर की मदद करनी है और यही हर एक ग्रुप मेंबर चाहेगा, है ना। तो आपको लीड लेनी है, आपको वहाँ पे पॉइंट्स अच्छे से रखने हैं, अच्छे से हर एक चीज़ का रूल का ध्यान रखना है। रूल एकदम ब्रेक मत करिएगा, और अगर रूल गलती से भी ब्रेक होता है तो उसको फिर से करिएगा, उस पूरे टास्क को एक बार फिर से करिएगा, ठीक है ना। GTO ये सब देखता रहता है, उसको सब पता होता है, सब वो एक्सेस करता रहता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। जैसे जैसे एक बार जैसे ही सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे आ गए तो आपका टास्क 1 तब कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन लुक बैक एट टास्क 2। जब तक टास्क 2 पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे वाले टास्क नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक मान्यता है कि जैसे जैसे टास्क बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, एंड दिस इज ट्रू। पहला टास्क आपको मेरे ख्याल से शायद 10 मिनट का टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर आपको पार करना होता है। एंड दीज 2 टास्क शायद 15 मिनट्स का टाइम लिमिट होता है। एंड दिस टास्क 4 विच इज़ द अल्टीमेट प्राइम डिफिकल्ट टास्क को आपको कम से कम मिनिमम बेयरली 25 to 30 मिनट्स देते हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए एज अ ग्रुप, एज अ टीम, ठीक है ना। तो टास्क 1 जनरली लोग से हो जाता है, आसान होता है। टास्क 2 भी हो जाता है, टास्क 3 भी ऑलमोस्ट हर से हो जाता है। टास्क 4 में जहाँ पे लोग फंसते हैं वो टास्क 4 में होते हैं, ठीक है। टास्क 4 में वो फंसते हैं। सो यहाँ पे ना आपको वो आपकी स्किल्स शोकेस करनी है मैक्सिमम जितना हो सके। अगर आपका टास्क नहीं भी हो रहा है, नहीं हो पा रहा, तो अपने को ना उसमें दिखाओ कि मैं उसमें उलझ रहा हूँ, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, है ना। GTO को लगेगा कि आप अच्छे आइडियाज़ दे रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व हैं अच्छे तरीके से। तो एटलीस्ट अगर आपसे टास्क नहीं भी हो रहा है तो यू कैन गिव योर आइडियाज़, आप अपने सजेशन देके उसको खुद ही इंप्लीमेंट करने लग जाओ, खुद इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना। ग्रुप मेंबर्स की बात भी सुनो और खुद भी इंप्लीमेंट करो, जिससे कि आपके पास हाँ एक समझ में आ सके कि लीडरशिप क्वालिटी शो हो रही है। वहाँ पे सभी को पता है, सब डोमिनेट करना चाहेंगे और आप भी डोमिनेट करोगे ऑब्वियसली। सो अच्छे से करना, एंड अच्छे से पूरी की पूरी टीम जो है टास्क 4 तक कंप्लीट कर जाएगी। तो ये टास्क होते हैं हमारे, और PGT में ही बेसिकली आपसे देखा जाता है कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स को कैसे असेस कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं, एंड आप एक अच्छे लीडर हैं कि नहीं। लीडर एक ऐसा आदमी होता है जो लोगों की पीपल को लीड करता है, अच्छे से लीड करता है, राइट। सो आपको वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखानी है, आपको वहाँ पे हेल्पिंग नेचर भी दिखाना है, आपको वहाँ पे रिसोर्सफुलनेस भी दिखानी है, और आपको वहाँ पे रूल रिमेम्बरेंस भी रखना है। 5 रूल टोटल होते हैं, लाइन ऑफ इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है, फिर कलर रूल होता है, जंप रूल होता है, टाई ग्रुप रूल होता है, ग्रुप रूल हो गया, और चौथा हो गया आपका ये जंप रूल, और फिर ये टाई रोप वाला रूल भी होता है, ठीक है ना। तो ये 5 रूल्स का आपको अच्छे से याद रखना है। 5 रूल्स इंपॉर्टेंट है ना, बिना रूल को कोई ब्रेक किए आपको टास्क करने हैं। रिसोर्सफुलनेस यहाँ पे दिखानी है आपको, रिसोर्सफुलनेस, लीडरशिप क्वालिटीज एंड हेल्पिंग या फिर सपोर्टिंग, ये कुछ 3 ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको दिखानी है। रूल्स को याद रखते हुए और कोई भी रूल को ना तोड़ते हुए हम इस टास्क को पूरा कंप्लीट करेंगे एज अ ग्रुप, ठीक है ना। हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कलर रूल भी आपको बताया है, जंप रूल, टाई रूल, ये सब आपको अच्छे से बताया, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारा अगला टास्क होता है वो होता है हाफ ग्रुप टास्क। अब नाम से पता चल रहा है कि हाफ, यानी कि जो पहले हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कर रहे थे उसमें 10 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस हाफ ग्रुप टास्क में 10 का आधा कर देंगे, टोटल 5। तो 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा, 5 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप एंड 5 स्टूडेंट्स इन ग्रुप इन अनदर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में और 5 स्टूडेंट्स को अनदर ग्रुप में। तो जो पहला बैच है पहले उसको GTO बुलाएंगे, दूसरे बैच को अभी वो वेट करने के लिए बोलेंगे। दे विल वेट इन अ शेड, एक शेड टाइप होता है, वहाँ पे वेट करेंगे, और जो पहले 5 स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाएंगे। एंड जैसे जैसे आपका ये PGT था ना, जैसे जैसे आपका PGT था वैसे ही HGT भी होता है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये होता है कि जो
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में यदि 10 लोग थे तो यहाँ पे उसके हाफ हो जाएंगे, बिकॉज इसका नाम ही है हाफ ग्रुप टास्क। तो उसने ग्रुप का आधा कर दिया है ना। ग्रुप में 10 लोग थे, अब 10 को बाई 2 करके अभी अब फिलहाल जो ग्रुप है 5, यानी कि अब 5 बच्चे यहाँ पे आएंगे, राइट। अब देखो जैसे वहाँ पे भी था वैसे यहाँ पे भी सेम वही होगा। क्या, एक स्टार्टिंग लाइन होगी, फिर एक फिनिशिंग लाइन होगी। ये हो गया आपका टास्क 1। फिर यहाँ पे टास्क 2 की एक स्टार्टिंग लाइन होगी, एक फिनिशिंग लाइन होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा, फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टास्क 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका टास्क 2, यहाँ पे आपका टास्क 3, यहाँ पे आपका टास्क 4। ये ऐसे 4 टास्क होंगे। और जैसे जो जो रूल्स आपने पीजीटी में फॉलो किए थे यहाँ पे भी आप एचजीटी में फॉलो करोगे। यहाँ पे जैसे ग्रुप को आधा कर दिया गया, सो जस्ट अब आपको 5 स्टूडेंट्स में परफॉर्म करने का एक मौका मिलेगा। तो जो क्वालिटीज़ आपको लग रहा है कि आप पीजीटी में नहीं शो कर पाए बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, या फिर मेरी वॉइस दब गई, या फिर मैं बोल नहीं पाया, मैं हिचक गया बोलने से, या फिर मैं कोई नए आइडियाज़ नहीं दे पाया, तो अब आपके पास एक चॉइस और है। अब यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट होंगे, तो अब आपकी वॉइस हो सकता है, अब आपके आइडिया अच्छे से सुनने चाहें तो यहाँ पे भी आपके पास चांस होता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती हैं, यू जस्ट हैव टू अवेल इट इन द राइट टाइम। आपको अवेल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 अभी हैं, तो अभी यहाँ पे आपकी आवाज़ जो है प्रखरता से मुखरता से सुनी जाएगी, ठीक है। तो अपने अच्छे और पॉइंट्स दीजिए, और जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट आप करेंगे अगर आप रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, प्लैंक, बल्ली, फट्टा उटक सब अच्छे से अगर आप रखोगे तो आपकी यहाँ पे चांस बन सकती है। बिकॉज जीटीओ सबको देख रहा होता है, सिर्फ उसकी एक कैंडिडेट या 2 पे नहीं है, सबके नज़र होती है, एंड देन ही एक्सेसेस इट। इसलिए हाफ ग्रुप टास्क करवाया जाता है कि अगर आपका पीजीटी में कहीं दिक्कत रह गया है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो अब उसी स्टूडेंट को आधा कर दिया गया, एंड देन नाउ अब आपके पास चांस होता है कि एक इसको करें, ठीक है। ये आपका जो होता है ये होता है हाफ ग्रुप टास्क। सब सारे रूल्स वही हैं, इसमें भी फट्टा, प्लैंक, बल्ली, रोप, बकेट, ये सब होता है। ये सारे 4 टास्क आपको करने होते हैं। रूल का इस्तेमाल, रूल का ध्यान रखिएगा, है ना। बस यहाँ पे 5 स्टूडेंट हो जाते हैं, सो दैट आप और अच्छे से शोकेस कर पाएँ। जीटीओ आपसे ऐसे बोलता है, नो स्टूडेंट्स, आई फील दैट सम ऑफ यू माइट हैव नॉट बीन एबल टू शोकेस योर क्वालिटीज इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज टू डिवाइड द ग्रुप इनटू हाफ, सो दैट नाउ यू कैन मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड मोर क्लियरली गिव योर आइडियाज। तो जीटीओ अपने हिसाब से 10 में से कोई 5 लोगों को ही विल चूज, एंड नेक्स्ट 5 ग्रुप्स का दूसरा करेंगे, है ना। तो एक बार जैसे पहले ग्रुप का हो जाता है, फिर वहाँ पे दूसरा ग्रुप जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है हाफ ग्रुप टास्क। नेक्स्ट आपका होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। देखो जीटीओ में सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है वो यही होता है, जो हमारा टास्क 5 होता है वो होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं होता, ये आपको बस एज अ फन, मतलब है ना, एक फनी आप कह सकते हो एक्टिविटी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनी एक्टिविटी, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपको कितने टाइम में करना है, कितने में क्या करना है। एक है एडवेंचरस एक्टिविटी है, एडवेंचरस है, राइट, अच्छा लगता है। पूरे एक रिफ्रेशमेंट टाइप हो जाता है आपका, रिफ्रेशमेंट, है ना। अब क्या होता है देखो, यहाँ पे सिंपल है, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन होती है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन होती है यहाँ पे, राइट। ये स्टार्टिंग लाइन आपकी होती है, यहाँ पे जो है बैच ग्रुप 1 यहाँ पे खड़ा होता है, एक मिनट, यहाँ पे ग्रुप 1 खड़ा होता है, यहाँ पे आपका ग्रुप 2 खड़ा होता है, यहाँ पे आपका ग्रुप 3 खड़ा होता है, और यहाँ पे आपका ग्रुप 4 खड़ा होता है ना। एक लेन बनती है ऐसे, एक लेन आपको फॉलो करनी होती है यहाँ पे एंड तक, राइट। ग्रुप 2 ऐसे होता है ना। ग्रुप 3 आपका ये होता है, और ग्रुप 4 ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेन आपको फॉलो करनी है। आपका जो ग्रुप 1 में जैसे 10 स्टूडेंट्स है, तो ग्रुप 1 में लाइन अप करेंगे फ्रॉम चेस्ट नंबर 1 to 10। यहाँ पे चेस्ट नंबर हो सकता है 11 से 20, यहाँ पे 21 से 30 या 31 से 40। तो जो लेन आपको दी गई है आप उसी लेन में रहोगे, आप यहाँ पे साइड में कोई इंटरचेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टास्क होते हैं, टोटल कितने होते हैं और क्या होते हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो आपके होते हैं 6
मतलब स्विंग्स कहूँगा मैं यहाँ पे, है ना, झूले, मतलब झूले टाइप ही होते हैं, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। 6 ऐसे आपके पास ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो आपको पार करने होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास होता है। देखिएगा ये एक्चुअली सब में होते हैं, ठीक है, सब में होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है प्लैंक, क्या तो रैंप, है ना, रैंप वॉकिंग होती है। ये आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका नाम है स्नेक रेस, है ना, इसको स्नेक रेस भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चेस्ट नंबर जो हाइट वाइज या जिस भी अकॉर्डिंग से आपको लगे, आप जो है यहाँ पे खड़े हो जाएं, एक हाथ से पीछे से लेकर, और हाँ, और आपको एक लंबी सी एक रस्सी मिलेगी, है ना, एक स्नेक टाइप आपको कुछ ऐसा मिलेगा, स्नेक जैसा उसका शेप होगा, है ना। तो स्नेक जो है आपको अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे आपको पकड़ना है। आपको सभी ग्रुप मेंबर्स में आपस में डिस्कस करना है कि मैं कौन आगे खड़ा रहेगा, कौन पीछे खड़ा रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये सब करने से पहले आपको है वहाँ पे रहना पड़ेगा। ये सब जैसे ही रेस शुरू होती है उसके पहले जो आपको 10-15 मिनट मिलते हैं, तो आप उसमें सब डिस्कस करेंगे कि आपको किस हाइट वाइज कैसे खड़े होना है, हाइट वाइज खड़े होना है कि चेस्ट नंबर वाइज खड़े होना है, जैसे भी खड़े होना है वो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। और आपके और सभी ग्रुप मेंबर्स के हाथ में एटलीस्ट ये स्नेक रहेगा, मतलब एक लंबा सा स्नेक रहेगा यहाँ, और यहाँ पे ग्रुप कैंडिडेट 1 यहाँ पे खड़ा होगा, फिर यहाँ पे कैंडिडेट 2, ऐसे ना सभी जो है कैंडिडेट 10 तक लेकर अपने हाथ में कंटिन्यूसली उसको पकड़े रहेंगे। एंड वाइल डूइंग ऑल दीज टास्क्स एटलीस्ट 3 पीपल मस्ट होल्ड, कम से कम 3 पीपल जो है उसको स्नेक को होल्ड करने चाहिए, ठीक है ना। ये आपका ग्रुप 1 में रैंप वॉकिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 2 पे, मतलब ग्रुप 1 में आपका रैंप वॉकिंग, सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होती है। अब नेक्स्ट वाले पे अगर आए तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट होता है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 भी एक अच्छा ही होता है, ठीक है ना, वो कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। और जैसे जैसे आपके सामने वाले ग्रुप मेंबर्स करते जाएंगे वैसे वैसे आप देख लेना, ठीक है। रैंप वॉकिंग आसान होता है, फिगर ऑफ 8 भी आसान होता है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एक बार आप करोगे तो आपको ये मज़ा आएगा करने में, ठीक है। बहुत ये इंटरेस्टिंग होता है ये सभी के सभी 9 टास्क में से, ठीक है। फिगर ऑफ 8 के बाद आपके पास नेक्स्ट आपका जो होता है वो आपका होता है पिरामिड, रोप क्लाइम कहते हैं, या फिर रोप पिरामिड टाइप क्लाइम होता है, ठीक है। पिरामिड मतलब ट्रायंगुलर शेप की होता है कुछ, ठीक है। वो भी आसान होता है, बस आपको रस्सी के सहारे ऊपर पड़ के उसको ऊपर पकड़ के उसको चलना है, ठीक है ना। आपको एक वॉर स्लोगन भी बोलते रहना है पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक, वॉर स्लोगन रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वॉर स्लोगन आपकी रुकनी नहीं चाहिए, आपको अपने ग्रुप का एक वॉर स्लोगन टाइप ऐसे कुछ करना पड़ेगा। सपोज ग्रुप 1 का है जय हिंद, ग्रुप 2 का है चलते रहो बढ़ते रहो, ग्रुप 3 का है आगे बढ़ो, ग्रुप 4 का है ना, ऐसे जितने भी आपके स्लोगन्स हो गए, आपने एक बार अपनी टीम का स्लोगन चूज कर लिया, यू हैव टू स्पीक थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। बहुत है ना, टास्क तो करने ही है, टास्क को साथ साथ करते हुए आपको अपना स्नेक को भी पकड़ रहना है, और आपको अपनी वॉर क्राई भी बोलनी है, वॉर क्राई जिसको कहते हैं, वो सब आपको बोलते रहना है साथ साथ में, ताकि जोश बना रहे, है ना, जोश आपके अंदर बना रहे। एंड ये सारी चीज़ें करनी है। स्नेक को कोई भी टास्क करते समय स्नेक को मिनिमम 3 लोग एटलीस्ट पकड़ने होने चाहिए। 3 लोग वही हैं जो टास्क या तो कंप्लीट कर रहे हैं या तो कंप्लीट करने वाले हैं। उन लोगों को छोड़ दीजिएगा जो लोग टास्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उस एटलीस्ट उस समय तक वो लोग छोड़ देंगे, बाकी आगे जो हैं वो उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो रोप पिरामिड क्लाइंब। जो चौथा आपका जो होता है वो होता है बीम वॉक, ठीक है, बीम वॉक होता है। अब बीम वॉक में क्या होता है, आपको एक मुश्किल से शायद 5 फीट की एक दीवार होती है, उसको क्रॉस करना होता है, राइट, उसको क्रॉस करना होता है, एंड देन आपको एक बीम पे वॉक करना होता है, ठीक है ना। एक पतली सी जैसे ब्रिज टाइप का आपके पास एक रहेगा, उसमें आप आसानी से वॉक कर लोगे, उसमें कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। वहाँ पे आप अच्छे से वॉकअप कर लेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट वाले पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे ना आप खुद नहीं करोगे, आप यहाँ पे अपने ग्रुप मेंबर्स की सहायता करोगे। कैसे, दिखाता हूँ। दूसरा आपका जो 5वां होता है वो होता है वॉल क्लाइंब। अब ये वॉल क्लाइंब होता है 6 फीट का, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके ग्रुप में सभी के सभी 6 फीट के हों, बहुत ही मतलब रेयर तो नहीं, 2-3 तो होते ही होंगे, लेकिन मिनिमम जो हमारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी हाइट 6 फीट से कम होती है। और ये वॉल क्लाइंब इस पूरे इस पूरे 6 टेस्ट्स का एक सबसे टफ होता है, टफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन
मतलब हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे ना आपको अपने ग्रुप मेंबर्स की सहायता करनी पड़ेगी, और यहीं पे आपकी हेल्पिंग नेचर देखी जाती है, और आपकी आइडियाज़ को देखा जाता है कि आप कितने जल्दी, आप कैसे हेल्प कर रहे हैं अपने ग्रुप मेंबर्स की, या कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे उसको बेनिफिट होता है जिसकी हाइट लंबी होती है ना, जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनकी हाइट थोड़ी कम है। तो यहाँ पे उनको फ़ायदा होता है। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि जो छोटी हाइट वाले पहले निकल जाएँ, मैं उनको खुद चढ़ाऊँगा, है ना, वो उनको चढ़ा देते हैं वॉल पर। मतलब अगर जो नहीं चढ़ पा रहा है उनको चढ़ा देते हैं आसानी से, ठीक है। वॉल क्लाइंब करने में उनको आसानी होती है, क्योंकि जो छोटी हाइट वाला है उसको जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, तो सामने ग्रुप मेंबर्स उसको मदद करते हैं, तो जो मदद करेगा उसका भी वो जो जीटीओ है नोट डाउन करता रहेगा अपने सामने, राइट। ही विल नोट डाउन ऑल दोज, एक मतलब बहुत डीप में वो जाते हैं और आपको एसेस करते हैं कि ये इसके क्या क्या ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल क्लाइंब में भी अगर आप हो सके तो आप उनकी हेल्प कर देना, है ना, जिनकी हाइट छोटी उनको पहले पहुंचा देना। एंड स्नेक को होल्ड करना मत भूलिएगा, एटलीस्ट 3 पीपल जो हैं दे शुड होल्ड द स्नेक, ठीक है। तो वॉल क्लाइंब होती है बस 6 फीट की एक दीवार को फांदना होता है, पहले आपको चढ़ना होता है फिर उसको फांदना होता है, राइट। सो जो हमारा अंतिम टास्क होता है वो आसानी होता है, कोई ज़्यादा उतना टफ नहीं है। स्लाइडिंग बीम स्लाइड कहते हैं उसको, या किसी भी नाम से आप बोल सकते हो, ठीक है। बीम स्लाइडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक जैसे स्विंग होता है ना, आपने स्विंग देखा है, झूला झूला, आप उस पर चढ़ते हो, फिर ऐसे ढलान से ऐसे स्लोप में ऐसे नीचे आते हो, बस यही करना है। यहाँ पे भी क्या करना है, आपको एक प्लैंक साइज का आपको कुछ दिया रहेगा। तो जैसे आप जैसे पार्क में आपने देखा होगा जो झूला होता है कि यहाँ पे ऐसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं, सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं, फिर जैसे आप बैठते हो फिर आप नीचे स्लाइड होके ऐसे आते हो, ठीक है। ये आपका पार्क में होता है, लेकिन वहाँ जीटीओ में क्या होगा, इसकी जगह, है ना, इसकी जगह यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी, क्या, एक प्लैंक टाइप आपके पास कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ प्लैंक्स आपको मतलब वहाँ पे दिए जाते हैं। एक प्लैंक आपके पास ऐसे कुछ ऐसे ही होगा, राइट, एक प्लैंक होगा, और इसी प्लैंक पे चढ़ना होता है पहले। अगर बारिश का मौसम है तो दिक्कत ज़्यादा होगी, बिकॉज इस पर फिसलन होती है, एंड दैट इज़ वेरी मतलब यहाँ पे फिसलन बहुत होती है, इसलिए जो आपके शूज़ होंगे एक अच्छी सोल वाला, एक अच्छी ग्रिप वाला अच्छा शूज़ लीजिएगा, जिससे कि आपकी ग्रिप अच्छी रहे और आप इस पे से चढ़ पाएँ। बिकॉज इस पर चढ़ने में दिक्कत होती है, स्लाइड तो कर जाओगे आसानी से, बस स्लाइड ही करना है, लेकिन इसको चढ़ने पे दिक्कत होती है, राइट। तो यहाँ पे भी आप ग्रुप मेंबर्स की मदद कर सकते हैं जो चढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जिनका शूज़ लूज़ हो गया है, या फिर जिनके शूज़ में ग्रिप नहीं है, जो जल्दी जल्दी फिसल के गिर जा रहे हैं। तो है ना, जब तक आप इस टास्क को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप यहाँ पे आएंगे नहीं, ठीक है। सभी के सभी मेंबर्स को, जैसे पहला मेंबर यहाँ पे गया उसको स्लाइड होकर नीचे हो गया, दूसरा मेंबर यहाँ गया, तीसरा मेंबर यहाँ गया, वॉर क्राई आपकी चलती रहनी चाहिए, स्नेक आपको पकड़े रहना चाहिए, पूरे टेस्ट 1 से लेकर यहाँ पे टेस्ट 6 तक सभी में आपको करना है। यहाँ पे भी सब में वही सेम चीज़ होता है, राइट, सब कुछ यहाँ पे होता है। सारे जो हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं सबके लिए सेम टास्क होता है और सबको करना होता है। फिर यहाँ पे आपके पास एक अंत में आती है फिनिशिंग लाइन, राइट, आपके पास एक आती है क्या, फिनिशिंग लाइन। यहाँ पे फिनिशिंग लाइन एक बार आपके ऐसा नहीं कि ग्रुप का एक आदमी पार कर गया तो वो फिनिशिंग नहीं, सभी के सभी ग्रुप मेंबर्स को सारे के सारे टास्क पूरे करने हैं। एंड देन जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आप वहाँ पे अपनी वॉर क्राई को रोक सकते हैं। एक बार जैसे आपने पूरा पार कर लिया, वॉर क्राई आपकी चलती रहनी चाहिए जब तक कि सारे के सारे ग्रुप्स नहीं आ जाते, वॉर क्राई चलते रहनी चाहिए। वंस ऑल ग्रुप्स आर हियर देन यू कैन स्टॉप योर वॉर क्राई, ठीक है। स्नेक आपको होल्ड करके रखना है, स्नेक आपको छोड़ना नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टास्क, ओके। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड ये सारे सारे आसान होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको मज़ा आएगा ये सब करने में, है ना। ये वाला टास्क बहुत ही मज़ेदार होता है पूरे जीटीओ में, एक आपके लिए एक अच्छा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, है ना, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा ताकि आप आगे अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों को चोट वैसे नहीं लगेगी, थोड़ा सा माइनर कट्स आ जाते हैं, तो हो सकता है वो आ जाए, लेकिन देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। और उसकी व्यवस्था वहाँ पे वैसे ही कर दी जाती है, अगर ज़्यादा इंजरी होती तो वहाँ पे है सब कुछ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो केयरफुली करिएगा। जल्दबाजी यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं जीत रहा है, कोई हार नहीं रहा है, ठीक है। अच्छे से पूरे टास्क को कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इसका रोल नहीं होता जीटीओ में, बस ऐसे ही एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर कराया जाता है। वंस यू आर एट पार विद दिस फिनिशिंग लाइन देन यू हैव टू गो बैक टू योर स्टार्टिंग लाइन, और आपको वहाँ पे अपने स्नेक को रख देना है, बस जीटीओ आपसे इतना कहेंगे करने के लिए, एंड देन दिस टास्क इज ओवर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ध्यान से करिएगा,
कोई चोट वोट ना लगे, कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई रेस जीत या कोई रेस हार नहीं रहा है ना, अच्छे से अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से करिएगा। यहाँ पे आपको वही आपका देखा जाता है, हेल्पफुलनेस देखी जाती है, आपकी करेज देखी जाती है ना। करेज मतलब आप वॉल क्लाइंब कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसे सहायता कर रहे हैं, या फिर आप दूसरों की सहायता कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी करेज, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है। और डिसीजन मतलब कि ग्रुप को कैसे खड़ा करना है, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, तो ये सब आपका यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। ये सब हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले टास्क पे, जो कि हमारा होता है लेक्चरेट। नाम से लग रहा है कि ये लेक्चर होता है, आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, वो सब उसके उनके आपको टॉपिक्स पे बोलना है, राइट। अब यहाँ पे ये आपका डे 1 का आखिरी टास्क होता है, टास्क नंबर 6 है ना। डे 1 जो है आपका होता है बहुत ही हेक्टिक होने के बाद, बहुत ही एडवेंचरस होने के बाद, ये आपका लास्ट टास्क होता है और ये आपको हॉल में करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ये जो है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और लेक्चरेट, ये तीनों के तीनों आपके हॉल टास्क होते हैं। मतलब या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क और ग्रुप ऑब्स्टिकल, ऐसे सारे के सारे ग्राउंड में होंगे। उसके बाद ग्राउंड से जो है आपको जीटीओ हॉल में ले जाएंगे, एंड देन देयर आपका जो है डे 1 का लास्ट टास्क यानी कि लेक्चरेट यहाँ पे कंडक्ट होगा। लेक्चरेट में क्या होता है, एक हॉल टाइप में आपको फिर से वहाँ बैठाएंगे, ग्राउंड में ही होता है, एंड देन आप एज अ सीक्वेंस में, जैसे 10 स्टूडेंट्स होते हैं तो आप ऐसे ही ऐसे या फिर ऐसे कुछ यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ ऐसे शीट टाइप होती है, है ना। यहाँ पे आपका एक ऐसे बेंच बनी होती है, सर्कुलर बेंच होती है, कोई ज़्यादा वो कठिन नहीं होती, मतलब वैसे होती है। यहाँ पे आपके पास जीडीओ बैठेंगे आपके सामने, एंड यहाँ पे 1 2 3 चेस्ट नंबर्स 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चेस्ट नंबर्स यहाँ पे बैठेंगे, एंड फिर जीटीओ आपको ब्रीफ करेंगे, है ना। प्ले कार्ड्स आपके सामने बहुत सारे कार्ड्स रखे होंगे, एक चेयर पे कार्ड्स रखे होंगे, ओके। तो जीटीओ आपको बोलेगा कि ही विल से दैट जैसे ही बेल बजती है ना, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। जैसे आपके पास बेल बजी तो पहला कैंडिडेट जो चेस्ट नंबर 1 है वो उठेगा, वो यहाँ पे आएगा इस टेबल पे, वो एक कार्ड को उठाएगा, एंड देन ही विल मूव आउट ऑफ, मतलब वो यहाँ पे कहीं चलाएगा, फील्ड में चलाएगा, एंड ही विल, है ना। उस प्ले कार्ड में वो कार्ड कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास टॉपिक्स लिखे होते हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ टॉपिक्स लिखे होते हैं 1 2 3 करके, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं, आई थिंक सो 8 या 9 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक को आपको चूज करना होता है, ठीक है। उनमें से किसी एक टॉपिक को आपको चूज करना होता है, एंड यू हैव टू डिलीवर 2 या फिर 3 मिनट्स का एक लेक्चर होता है। तो जैसे ही बेल बजी, शुरुआत में पहले आपको जीटीओ इंट्रोड्यूस करेंगे और इस टास्क के बारे में बताएंगे, क्या क्या कैसे कंडक्ट करना वो बताएंगे, एंड देन ही विल रिंग द बेल। जैसे रिंग बेल बजी तो पहला जो कैंडिडेट होगा वो खड़ा होगा, ही विल टेक अ कार्ड एंड ही विल गो आउटसाइड। उसमें से कोई एक टॉपिक चूज करेंगे और उस पर उस 2 मिनट के अंदर, यहाँ पे जो है ना 2 मिनट का आपको टाइम मिलता है, प्रिपरेशन टाइम है यहाँ पे आपको होता है। यहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे 2 मिनट, है ना। इन 2 minutes you will prepare all the points, and important updates, जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो सब के सब रिकॉल कर लेना, है ना। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी आप अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, है ना। वहाँ पे प्रिपेयर करते रहिएगा, एंड जैसे ही दूसरी बेल बजती है आपको तुरंत वहाँ भाग के आना है, और यहाँ पे स्पीच जो है शुरू कर देना है। और उसी समय जो सेकंड वाला पर्सन होगा वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, कार्ड उठाएगा यहाँ टेबल पे और यहाँ बाहर चला जाएगा। उस दौरान ये जो पहला जो आदमी है वो बोल रहा होगा, तो वहाँ पे वो डिलीवर करेगा लेक्चर अपना, ठीक है। वहाँ पे कोई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक पे वो अपना लेक्चर बोलेगा, है ना। जीटीओ भी यहीं आसपास कहीं बैठे होते हैं। सो यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच, अपना लेक्चर देना है। विद 2 और 3 मिनट्स का लेक्चर होना चाहिए। लेक्चर में भी वही आपको पहला इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन, आपको ये सब प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है। ये सारा का सारा प्रोसीजर ये कम से कम सभी के सभी 10 कैंडिडेट्स फॉलो करेंगे, और
लेक्चर के हिसाब से आपको जैसा आपका कंडक्ट होगा, मेन जो पॉइंट्स हैं अगर आपने वैलिड इंक्लूड किए हुए हैं, है ना, अगर आपने अच्छे से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है और रीचेबिलिटी बढ़ाई है और लाउड एंड क्लियर ऑडिबल है, तो वहाँ पे आपको इसमें एक अच्छा अपर एज मिल सकता है। ठीक है, लेक्चर रेट आपका होता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे डे 1 जो है GTO का एंड होता है। ठीक है ना, जैसे आपका लेक्चर रेट खत्म हुआ है ना, कम से कम ये मेरे ख्याल से 12:30 या 1:30 के आसपास, 1 o'clock के आसपास हो जाते होंगे, तब तक आपका जो है GTO का पूरा डे 1 खत्म हो जाता होगा, है ना। तो कंप्लीटली एक हेक्टिक टास्क जो है आपका खत्म होता है और डे 1 जो है आपका एंड होता है, एंड देन डे 2 ऑफ GTO स्टार्ट्स। ओके, डे 1 आपका खत्म हो गया और डे 2 यहाँ से शुरू होता है। तो डे 1 जैसे खत्म होता है तो लोग थके हारे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, दे आर वेरी टायर्ड होते हैं, बिकॉज बहुत सारे टास्क उनसे करवाए गए हैं। कभी कभी बहुत लोगों को चोट लग जाती है, तो उनको भी थोड़ा रिलीफ आनी चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, तुरंत वहाँ से डे 1 से आपको, है ना, जैसे डे 1 में आपका GTO खत्म हुआ, तुरंत आइए अपने हॉस्टल में, तुरंत आइए बैक में, अकोमोडेशन में अपने आइए, नहा धो के अच्छे से एकदम फिर से फ्रेश हो जाइए और जाके अपना लंच करिए। ओके, देन कम बैक अगेन एंड देन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, क्योंकि अगले नेक्स्ट डे भी आपका GTO होना है। सो एक अच्छी स्लीप लीजिए और जिससे कि आपका माइंड एक्टिव रहे। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो है डे 2 आपका जो है GTO का स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं डे 2 पे। ठीक है, जो आपका GTO का डे 2 है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास है 7th टास्क, क्या है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो यहाँ पे नाम से हमको लग रहा है कि ये इंडिविजुअल है, मतलब ये सेल्फ पे है। अब आप खुद इंडिविजुअल, एक ये ऐसा टेस्ट है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। यहाँ पे आप ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल अब जो है भी आप एज अ इंडिविजुअल करेंगे। अब क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे जनरली आपको एक ग्राउंड है, आपके पास जो आपका जो ग्राउंड है वहाँ पे टोटल 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, है ना। एक ऐसे राउंड शेप में आपका ग्राउंड होता है ना, कुछ ऐसे ऐसे जा रहा होता है, कुछ राउंड शेप में ऐसा ग्राउंड होता है। ठीक है ना, बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका रैंप वॉक हो जाता है, यहाँ पे टास्क 1 यहाँ पे होता है, फिर टास्क 2 यहाँ पे होगा, फिर 3 ऐसे घूमते हुए यहाँ, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे टास्क ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। सबसे आसान ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते जो सबसे मुश्किल होगा वो 10th टास्क होगा। तो पहला बेसिकली आपका जो रैंप वॉक या रैंप जंप होता है, दूसरा आपका वॉल क्लाइंबिंग होता है ना। तीसरा आपका जैसे बीम वॉक हो गया, चौथा आपका मंकी क्लाइंबिंग टाइप कुछ हो जाता है ना। पांचवा आपका रोप क्लाइंबिंग हो जाता है, छठवां आपका टाइगर स्लीप हो जाता है, सातवां आपका डबल जंप हो जाता है, आठवां आपका टायर वाला कुछ होता है, 9th वाला आपका वो होता है ना, बर्मा ब्रिज जिसको कहते हैं, और एक 10th वाला एक और होता है, अभी मैं भूल रहा हूँ, है ना। ऐसे टोटल जो आपके होते हैं, टोटल ऐसे 10 टास्क होते हैं जो कि आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, और हर एक टास्क का अपना अपना मार्क्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है रोप क्लाइंबिंग का शायद टोटल 10 मार्क्स होता है इन AFSB, एंड बाकी SSB और NSB में शायद कुछ और होता होगा, लेकिन AFSB में टोटल 10 मार्क्स होते हैं रोप क्लाइंबिंग के। ओके, रोप क्लाइंबिंग हो गया, आपका रैम्प का वॉल क्लाइंब हो गया, फिर मंकी क्रॉलिंग हो गया, बीम वॉक हो जाएगा, है ना, फिर टायर हो गया, आपका डबल जंप हो जाएगा, फिर आपका वो टाइगर स्लीप जो कि सबसे डिफ़िकल्ट होता है। इसमें बेसिकली जो टाइगर स्लीप होता है वहाँ पे आपका जो है आपको एक पोडियम पे चढ़ना होता है, एंड देन वहाँ से आपको कूद के रस्सी पकड़नी होती है। वहाँ रस्सी पकड़ते समय ही कुछ बच्चे फिसल जाते हैं और उनके पूरे हाथ में ऐसी खरोच आ जाती है कि फर्दर वो टेस्ट के लिए मतलब उनको बहुत दर्द होता है, बहुत दिक्कत होती है बाकी टेस्ट के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको अच्छे से करें तभी तो ही कर पाएँ, अगर आप नहीं कर पाए तो उसको छोड़ दें, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसको करना ही है। ओके, तो यहाँ पे भी बर्मा ब्रिज भी होता है, वो सब भी जितने सो मतलब आप क्या करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसको कर सको उतना करो। टाइम लिमिट आई थिंक सो 2 मिनट 30 सेकंड्स होती है। GTO आपको ब्रीफ कर देगा यहाँ पे, है ना। जैसे GTO यहाँ से आपको विसल बजाएगा, आप यहाँ पे खड़े होगे, जैसे विसल बजी वैसे तुरंत आपको टास्क पूरे करना। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, है ना। चाहो तो आप ऐसे जाओ, किसी भी ऑर्डर में कर लो, जो आपको सबसे आसान लगे सबसे पहले उसको करो। और एक बार आपने अगर इस गिवन टाइम के अंदर ये सारे के सारे टास्क पूरे कर लिए तो वापस से आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया, लेकिन आपने बीच में 8 छोड़ा, फिर 9 और 10 किया, ठीक है ना, तो आपको पहले 8 वाले टास्क को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप जितना भी कर सकते हो कर लो इस टाइम के इस गिवन लिमिट के अंदर। ओके, तो ये सब आपको करना होता है। एंड GTO है यहाँ पे आपको ब्लैक स्पेक्स के साथ आपको देख रहे होते हैं, है ना। हर एक चीज़ का आपसे यहाँ पे
एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपके अंदर करेज कितनी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी फिजिकल स्टैमिना फिटनेस कितनी है, आप गिवन टाइम के अंदर कितने स्ट्रेसेस को एक साथ झेल पाते हैं, आप कमांड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपको जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं आप उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी देखी जाती हैं। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इंडिविजुअली बहुत सही कर पा रहा है तो वो इसमें सही कर सकता है, सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सकता है, उसके बाद फिर से रिपीट कर सकता है ना, तो ऐसा वो कर सकता है। ठीक है। एक आपका वो भी रहेगा, एक होता है ना जैसे वो होता है एक थ्रो आपकी होती है कौन सी, ये ऑब्स्टिकल क्लाइंबिंग करके कुछ होती है। तो हमारे पास ये टोटल ये 10 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास होता है आपका ये रैंप जंप होता है। ठीक है। फिर आपके पास होता है ये हाई जंप, या हाई जंप कह दो या कुछ भी कह दो, है ना, हाई जंप ही कह दो, हाई जंप होता है। फिर आपके पास होता है वॉल क्लाइंबिंग। ठीक है ना। वॉल क्लाइंबिंग के पास आपके पास होता है बीम वॉकिंग, इस पर आपको बैलेंस बनाना होता है। बीम वॉकिंग के बाद आपका होता है मंकी क्रॉलिंग। फिर आपका होता है डबल जंप। ठीक है ना, डबल जंप। फिर आपका टायर क्रॉसिंग होता है। फिर आपका रोप क्लाइंबिंग होता है। रोप क्लाइंबिंग के बाद आपका होता है ये टाइगर स्लीप, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है ना, टाइगर स्लीप। और लास्ट में आपका होता है बर्मा ब्रिज तो फिर भी आसान है, लेकिन टाइगर स्लीप बहुत मुश्किल होता है। ये जो टोटल है ये आपके 7 यहाँ हो गए और 3 यहाँ पे हो गए, टोटल यहाँ पे आपके 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इन सभी को 10 ऑब्स्टिकल्स को आपको 2.5 मिनट के अंदर जो है, एक ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि सारे के सारे करने हैं, आप जितने मैक्सिमम कर सकते हो उतने कर लो। हर एक चूंकि यहाँ पे टोटल 10 ऑब्स्टिकल्स हैं, तो हर एक ऑब्स्टिकल की अपनी अपनी एक लिमिट होती है फ्रॉम 1 to 10। जैसे कि रैंप जंप सबसे इजी है तो इसकी रेटिंग हो जाती है 1 मार्क्स। टाइगर स्लीप सबसे खतरनाक होती है तो इसका रेटिंग होता है 10 मार्क्स का। फिर बर्मा ब्रिज का शायद 5 मार्क्स होता है। वॉल क्लाइंबिंग का आपका या फिर आप कह दो कि रोप क्लाइंबिंग का आपका 9 मार्क्स का होता है, ये भी टफ होता है। टायर क्रॉसिंग, डबल जंप, मंकी क्रॉलिंग, ये आपका 8 मार्क्स का होता है। बाकी सब 7 6 5 4 ऐसे मार्क्स के होते हैं। तो आप वहाँ पे देख लेना, हर एक स्विंग के आगे उसके मार्क्स लिखे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी कलर रूल चलता है, जहाँ जहाँ पे रेड मार्किंग है वहाँ से आपको टच करने से अवॉइड करना है, वहाँ से आपको बचना है। जहाँ जहाँ पे वाइट है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी टास्क हैं यहाँ पे ऐसे होते हैं, और ये सब एक जगह इनक्लोज होते हैं। ये सब आपको करना होता है अच्छे से, टाइम लिमिट के अंदर। अगर हो सके तो पूरे करिएगा, नहीं तो अगर नहीं कर पा रहे तो अचीव करने कि भाई मैक्सिमम मुझे करना है, राइट। एंड GTO यहाँ पे आपको खड़े होकर एक्सेस करता रहता है। ही जस्ट मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी करेज है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी गट्स है आपके अंदर, कि आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद कर पा रहे हैं कि नहीं। डिसीजन मेकिंग आपकी कितनी जल्दी, जैसे अगर आप किसी ऑब्स्टिकल पे चढ़े और फिर आप विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग पे सवाल उठता है कि आप वो क्यों गए, अगर आपको उतरना ही था तो आप वहाँ पे क्यों गए, है ना। तो इसलिए जो भी ऑब्स्टिकल चूज़ करें अपने अपने हिसाब से चूज़ करें, एंड देन प्रोसीड ऑन अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो टास्क नंबर 8 होता है, सेकंड लास्ट टास्क ऑफ द सेकंड डे, जो होता है हमारा कमांड टास्क। अब देखो ये इसमें नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है, कमांड। मतलब कोई ऐसा टास्क देना है हमें, कमांड करना है, हमें कमांड करके उस टास्क को सुलझाना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आप, जैसे यहाँ पे आपका रूम होता है ना, यहाँ पे आपका रूम होता है वेयर ऑल योर कैंडिडेट्स आर सिटिंग इन द ग्राउंड, और यहाँ बाहर आपका GTO है, एक चेयर पे बैठा होता है, राइट। एंड ही सबऑर्डिनेट GTO जो होता है वो यहाँ से आपका चेस्ट नंबर 1 2 3 4 वाइज कॉल करेंगे आपको। सपोज उन्होंने चेस्ट नंबर 1 को कॉल किया, एंड ही कम्स आउट एंड ही गोज टू GTO, राइट। वो GTO के पास जाते हैं, तो GTO के पास जाता है, एंड देन GTO गिव्स हिम द इंस्ट्रक्शंस। और कमांड टास्क कैसे करना है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होती है क्या, कि आपके पास एक स्टार्टिंग लाइन होती है, एंड देन एक फिनिशिंग लाइन होती है। ठीक है। एंड देन एक फिनिशिंग लाइन होती है, और स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन, यहाँ पे आपके पास सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ पे रखे होते हैं। कौन कौन से? वही फट्टा, बल्ली, रोप एंड बकेट या फिर लोड।
ठीक है, ये चार चीज़ आपके पास रखी होती है। अब मान लेते कि चेस्ट नंबर 1 को इन्होंने यहाँ पे बुलाया, चेस्ट नंबर 1, ठीक है, चेस्ट नंबर 1 को उन्होंने यहाँ पे बुलाया एंड देन ही गिव्स द इंस्ट्रक्शंस एंड, है ना, वो आपसे कुछ एक रैंडम, है ना, जैसे ही वो जीटीओ चेस्ट नंबर 1 को बुलाया, वो चेस्ट नंबर 1 उन्होंने वो यहाँ पे अप्रोच किए। नो जीटीओ स्टार्ट्स, मतलब वो आपसे एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, आपसे थोड़ा सा एक फ्रेंडली वे में बात करेंगे कि आप कौन कौन हैं, मतलब आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कैसे हैं, या माता पिता कैसे हैं, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, सब कुछ ठीक रहा, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, है ना। सो टास्क यहाँ पे होता है एंड जीटीओ यहाँ उससे थोड़ी सी दूर पे होता है, राइट। एंड ही, जैसे ही आप यहाँ अप्रोच करते हो तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ आप वहाँ उनके साथ चलते रहोगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आप चलोगे, कैजुअली वॉकिंग होती है। और जैसे जैसे आप यहाँ पहुँचते हो, यहाँ पे जैसे आप पहुँचे, देन यहाँ पे आप फॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू होती है, ठीक है ना। वो ऐसे बोलेंगे कि नाउ चेस्ट नंबर 1, नाउ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ दैट यू हैव द सेम इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज फट्टा, बल्ली, बकेट एंड रोप, एंड नाउ यू कैन सी द स्टार्टिंग लाइन एंड द फिनिशिंग लाइन, एंड between these two lines there are these obstacles which you need to cross and all the rules are same, मतलब रूल सबके सब सेम रहेंगे। कौन कौन से 5 रूल जो हमने सीखे थे, कलर रूल, है ना, और जंप रूल, रोप रूल, ग्रुप रूल और आउट ऑफ बाउंड्स रूल, ये जो 5 रूल्स थे जो कि हमने सीखे थे, तो ये आपको याद रखना है कि इनमें से कोई भी आपको रूल तोड़ना नहीं है और सब के सब करने हैं, ठीक है। तो जब जैसे ही आपको ये जीटीओ इसको ब्रीफ करेगा एंड देन ही विल से दैट सिंस इट इज़ अ कमांड टास्क देयरफॉर यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक अ कमांडर, मतलब आपको एक कमांडर की तरह बिहेव करना है। कमांडर वो ऐसे एक ऐसा पोस्ट, या फिर आप कहो कि एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क देता है, राइट। ये अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है टास्क देता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आप खुद कुछ नहीं करोगे, बल्कि आप अपने सबऑर्डिनेट से करवाओगे, है ना। जीटीओ आपसे बोलेगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे चेस्ट नंबर 2 से लेकर चेस्ट नंबर 10 तक, उनमें से किसी को भी 2 आदमी को आप बुलाओ, है ना। यू जस्ट कॉल टू ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम चेस्ट नंबर 2 to 10, एनी 2 ऑफ देम, किसी भी 2 आप सबऑर्डिनेट्स को बुलाओ। एंड अगर जीटीओ को सही लगेगा तो ही विल अप्रूव इट एंड ही विल कॉल दीज 2, चेस्ट नंबर 4 एंड चेस्ट नंबर 8, ओके। ही विल कॉल these 2 GTOs, okay, GTO will call these 2 students and now they will be considered as subordinates। आपके subordinates अब यहाँ पे कौन कौन हो गए, चेस्ट नंबर 4, या जो भी आप जिस भी 2 नंबर को बुला दो, सपोज चेस्ट नंबर 4 और चेस्ट नंबर 8, है ना। सपोज आपने इन दोनों को यहाँ बुलाया, तो now these 2 people will act as subordinates, है ना। these 2 people will act as subordinates for you, subordinates इनको कहते हैं, right। अब ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को सबऑर्डिनेट्स, मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी भी चेस्ट नंबर को आप बना सकते हो, राइट। सपोज आपने इन दोनों चेस्ट नंबर को बनाया, तो अब आपको जो है ना, ये वाला जो आपको काम करना है, यहाँ पे आपको यही काम करना है कि आप खुद कुछ नहीं करोगे, लेकिन आप अपने सबऑर्डिनेट्स को एक कमांड दोगे, है ना, कि कैसे क्या क्या करना है। वहाँ पे जो भी आपका जितना भी काम होगा वो आपके सबऑर्डिनेट्स करेंगे। आपको खुद कुछ नहीं करना है, आपको बस उनको एक सही इंस्ट्रक्शंस देना है ना, आपको उनको सही इंस्ट्रक्शंस देना है। एंड you will have to convey all the details to them, like this is our experiment, this is our task, and this is all the material that we have, and by these materials we have to cross this path। now if we start, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आप इन सभी को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करोगे। चेस्ट नंबर so and so, you just put up the fatta and just place it here, you just put up the balli and place it there, and rope, tie this and that। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस है आप इन सभी को दोगे, और जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे ना तो पोलाइटली देना, इंग्लिश जितना हो सके इंग्लिश में बात करना। अगर हिंदी में है तो रिवर्ट बैक एज इन इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, है ना। इंग्लिश में जितने ज़्यादा कमांड हो सकते हैं उतने देना। कमांड आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को देने हैं, सो उनको दीजिए एंड आस्क देम टू मेक द पाथवे। यहाँ से पाथ बनाते बनाते यहाँ पे आपका टच नहीं होना चाहिए पैर, ठीक है ना। आपको खुद भी पार करना है, अपने लोड को भी पार करवाना है और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी पार करवाना है। तो आप सबऑर्डिनेट्स को पहले लोड लेके भेजो वहाँ पे, है ना। फिर वहाँ पे आप खुद यहाँ पे आप खुद कुछ करके आप तीनों के तीनों जो है वहाँ पे पहुँच जाओ। ये होता है यहाँ पे काम। और यहाँ पे जो मेन यहाँ पे आपकी क्वालिटी देखी जाती है वो होती है लीडरशिप क्वालिटी एंड योर प्रैक्टिकल अप्रोच।
कि आप कितने प्रैक्टिकल आइडियाज़ दे रहे हैं, आप कैसे कमांडर हैं, क्या आप अच्छे कमांडर हैं, क्या आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छा टास्क दे रहे हैं, क्या आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में कर पा रहे हैं ठीक से, क्या आप सभी की हेल्प या सभी से अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और अच्छा कमांड दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कभी सबऑर्डिनेट बन नहीं सकते, हो सकता है दूसरा कोई चेस्ट नंबर है वो आपको सबऑर्डिनेट बना ले। तो एज अ कमांडर आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं एंड एज अ सबऑर्डिनेट भी आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये सब काउंट होती हैं। ओके, तो जब आप कमांडर बने तो मेक श्योर दैट आपको कोई भी काम ना करना पड़े, आपको जस्ट कमांड करना है अपने सबऑर्डिनेट्स को एंड ट्राई टू कन्वे सम मीनिंगफुल आइडियाज़। ओके, आपको उनको मीनिंगफुल आइडियाज़ बताने हैं, उनसे काम करवाना है, उनसे काम को इम्प्लीमेंट करवाना है। रिसोर्सेज जो आपको दिए हैं कैसे उसका अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है, वो सब आपको करवाना है एंड अच्छे से इसको पार करिए। एंड व्हेन ऑल द थ्री ऑफ यू अलॉन्ग विद द लोड आर will cross the finishing line, this task is over. Now this was as a commander. Now what if you are called as a subordinate by any other chest number? Suppose यहाँ पे कोई दूसरा चेस्ट नंबर आया, चेस्ट नंबर 7 है ना, उस चेस्ट नंबर 7 ने आपको, जो चेस्ट नंबर 1 था सपोज, उसने आपको सबऑर्डिनेट के तौर पे बुलाया, तो अब आप सबऑर्डिनेट के तौर पे क्या करोगे वो सुनो। तो चेस्ट नंबर 7 आपको कमांड करेगा, सो आपको कमांड करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना, जैसे जैसे आपका कमांडर कहता जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है, चाहे वो कुछ मतलब मीनिंगलेस कह रहा हो, मीनिंगफुल कह रहा हो, जो भी कह रहा है आपको करना है और आपको वहाँ पे अप्रोच अपना दिखाना है। एज अ सबऑर्डिनेट हमें वो काम जैसे जैसे कमांडर हमें कह रहा है कि हमें वैसे ऐसा करना है, तो जस्ट हम अपनी तरफ से कोई आइडिया नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल कमांडर हमसे पूछ ले, बहुत रेयर केस में कि उसको कोई आइडिया सूझ नहीं रहा है, उस केस में सबऑर्डिनेट्स को वो बुला सकते हैं। तो उस केस में आप जो है उनको सजेशन दे सकते हैं कि हाँ मैं ऐसे और ऐसे जा सकता हूँ, राइट। तो ये होता है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव एज अ कमांडर एज वेल एज अ सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब आते हैं अपने अंतिम टास्क में, दैट इज फाइनल ग्रुप टास्क एंड दैट इज कॉल्ड एज FGT। टास्क 9 होता है और ये डे 2 का ऑफ GTO एंड्स। तो यहाँ पे आपकी GTO की जर्नी खत्म होती है ना। फाइनल ग्रुप टास्क देखो नाम से लग रहा है फाइनल ग्रुप टास्क है, यानी कि FGT है। तो फाइनल ग्रुप टास्क मतलब अब पूरा फाइनल कल्मिनेशन हो रहा है आपका, एकदम लास्ट फेज में है GTO के, है ना। तो यहाँ पे फाइनल ग्रुप टास्क होता है, मतलब फाइनल ग्रुप टास्क जैसे आपका PGT हुआ, जैसे आपका HGT हुआ, वैसे ही आपका FGT भी होता है, दैट इज फाइनल ग्रुप टास्क। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होता है, क्या यहाँ पे आपके पास एक स्टार्टिंग लाइन रहेगी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक स्टार्टिंग लाइन रहेगी और यहाँ पे आपके पास एक फिनिशिंग लाइन रहेगी, और यहाँ पे आप सभी चेस्ट नंबर्स जो हैं यहाँ पे ऑर्डर वाइज या चेस्ट नंबर वाइज खड़े हो जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे आप सभी खड़े हो जाओगे। यू विल हैव ऑल दोज थिंग्स, व्हाट इज फट्टा, बल्ली, रोप एंड लोड और अ बकेट। आप सभी के पास वो चीज़ें रहेंगी, बस आपको जैसा ऑब्स्टिकल यहाँ पे बीच बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स दे रहेंगे, उन्हीं को क्रॉस करना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रूल्स एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू क्रॉस ऑल दीज लिमिट्स। अच्छा, एक बात इसमें थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो यहाँ पे होता है ना, जो GTO आपका होता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, मतलब इंटरेस्टेड इन द सेंस कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज फाइनल ग्रुप टास्क एक तरह से आपका जो है अंतिम होता है, इसमें कोई ज़्यादा वेटेज या वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज GTO को जितना एक्सेस करना था उसने आपके पहले के 8 टास्क से उसने आपको जज कर लिया है। नाउ दिस इज़ एज अ बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको फाइनल ग्रुप टास्क कर देना है। आप इसको एज अ लास्ट अप्रोच समझिए, जिससे कि आप GTO को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी फेज़ 8 आपने पुराने जो पहले 8 टास्क से अगर आप उससे नहीं कर पाए अच्छे से, तो ये आपके पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है GTO के सामने अपने आप को पेश करने की। हालांकि इसके चांस बहुत कम होते हैं कि GTO आपको ध्यान दे, बिकॉज GTO इसमें GTO उसमें जो होता है वो उतना ध्यान नहीं देता। आप उसको यू कैन सी दैट द GTO इज़ looking in his mobile or looking somewhere else, or he is reading a notebook or anything somewhat like this, but he is least interested in this task, है ना। आप उसको देखेंगे कि वो चाय पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, but he is not that much interested as he was earlier in BGT and HGT, ठीक है ना। तो डे जो आखिरी टास्क होता है, टास्क नंबर 9, इट इज़ अ फाइनल टास्क, है ना। तो अगर आप उसमें ज़्यादा जोर लगा तो आप बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि आपने अपॉर्चुनिटी अच्छे से अवेल नहीं की पिछले टास्क में, तो ये आपके पास अंतिम अपॉर्चुनिटी है GTO के साथ रहने की। जितने से ज़्यादा हो सके उतने अच्छे आइडियाज़ दीजिए, आपके आइडियाज़ ही इम्प्लीमेंट होंगे वहाँ पे। अगर आपके आइडियाज़ इंप्लीमेंट हो जाते हैं, आप सभी को अच्छे से करवा पाते, तो हो सकता है आपका FGT में थोड़ा सा एक एज मिल जाए, अगर GTO वाकई में ध्यान देंगे तो। नॉर्मली GTO का ध्यान इस पर नहीं होता है,
बाकी आपका FGT हो जाता है यहाँ पे, फाइनल ग्रुप टास्क जो है आपका खत्म होता है। वंस एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप रीच द फिनिशिंग लाइन, दिस है ना, ये फाइनल ग्रुप टास्क जो है ओवर हो जाता है और इसके बाद से जो है आपका पूरा का पूरा GTO कंप्लीट हो जाता है। देन फाइनली जो है आपको यहाँ पे GTO अपने फिर रूम में बुलाएंगे एंड देन ही विल ब्रीफ यू, ही विल थैंक यू फॉर बीइंग विथ हिम फॉर द पास्ट 2 days, है ना। तो मैंने आपसे इनिशियली एक सेंटेंस बोला था कि GTO ही एक ऐसे ऑफिसर हैं जो आपसे मैक्सिमम टाइम आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, है ना। साइकोलॉजिस्ट भी आपके सामने उतना नहीं होते, ना ही इंटरव्यू होते हैं, लेकिन ये जो GTO होते हैं ना, ये GTO आपके साथ लगातार 2 दिन होते हैं, एंड दैट 2 days विद द GTO इज़ द मैक्सिमम इन एनी ऑफिसर। मैं यहाँ पे ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि GTO ही आपको एक अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है GTO का, इससे इंपॉर्टेंस पता लगती है, बिकॉज आप GTO के कॉन्टैक्ट में रहते हो विद 2 days, वो GTO आपको 2 दिन से देख रहा होता है अच्छे से, है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके आप एटलीस्ट GTO टास्क तो अच्छे से करिएगा। अगर आपका साइकोलॉजी कहीं भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर आपका GTO सही रहता है तो एटलीस्ट GTO इज, है ना, GTO इज सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, ये होता है, ठीक है। जब आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है तो उसमें साइकोलॉजी के 225 मार्क्स होते हैं, GTO के 225 होते हैं, एंड कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के भी 225 होते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो होती है GTO की, बिकॉज GTO ऑफिसर आपके साथ 2 days मैक्सिमम बिताते हैं ग्राउंड में, हॉल में, तो उन्होंने आपको एक अच्छी तरीके से जज कर लिया है, मोर देन एनी साइकोलॉजिस्ट एज वेल। तो GTO अच्छे से इसको दीजिएगा। हर टास्क 9 में हर एक टास्क की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना। टू टास्क 1 से लेकर टास्क 9 तक एकदम एक्टिव रहिएगा फील्ड में, डिस्ट्रैक्शन मत होने दीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा, ड्रेस कोड देख लीजिएगा, और जूते, मैं शूज़ कहूँगा आप ऐसे लीजिए जो अच्छे सा ग्रिप बनाए, कहीं फिसलन ना हो, गलती से आप कहीं आपका इलनेस या कुछ ऐसा टाइप ना हो जाए, तो अच्छे से करिएगा। एंड मैक्सिमम बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चर रेडी, ये जो 3 आपके हॉल टास्क होते हैं, इसमें अच्छे से वैलिड पॉइंट्स दीजिएगा, जिससे कि लोग आपके पॉइंट्स को सपोर्ट करें। और ग्रुप और ग्राउंड में तो आपको करना ही है, ग्राउंड में तो कोई रोक नहीं सकता। सो जस्ट बी फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड, है ना, ये आपको डिमांड करता है GTO। सो Day 2 ऑफ GTO एंड्स एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ GTO टास्क, है ना। हमारा GTO 2 दिन के बाद हमारा GTO टास्क जो है फाइनली एंड होता है ना। हमारा दोनों दिन GTO का एंड हुआ। नाउ गेट रेडी फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब इसके बाद यहाँ से आपका पर्सनल इंटरव्यू शुरू होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको GTO के जितने भी 9 टास्क हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्रीफिंग की, आपको हर एक माइन्यूट डिटेल बताई है कि कैसे क्या क्या होता है, क्या किस पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे दूसरे को ऑब्जेक्ट करना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, टास्क्स को कैसे हैंडल करना है, PGT, HGT, FGT, CT में कैसे आपको फट्टा, बल्ली, रोप और कैसे अच्छे आइडियाज़ देने, वो सब अच्छे बारे में बताया, ठीक है ना। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में आपको करेज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखानी है कि आप कितने अंदर स्ट्रेंथ है कि आप तुरंत डिसीजन टाइम में गिरे तो तुरंत उस ऑब्स्टिकल को एग्जीक्यूट करते हो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो GTO इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी SSB, एंड हेयर this plays a crucial role in your recommendation. Okay, so all the best for this, and now get ready for your personal interview. Okay, thank you.